इस कहानी की शुरुआत में हमें डेरियल नाम के बंदे को दिखाया जाता है, जिसको उसी का छोटा भाई जो अब डीमन आर्मी का नया जनरल बन चुका है, वो डेरियल को डीमन आर्मी से बाहर निकालने की बात करता है। बाकी तीन जनरल भी डेरियल को निकालने के लिए राजी हो जाते हैं। बेजवाजा डेरियल से कहता है, मैं तुम्हें बचपन से देख रहा हूँ कि तुम एक डीमन होने के बावजूद मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये तो हमारी डीमन आर्मी के लिए शर्म की बात है, इसलिए तुम्हें आर्मी से निकाला जाता है। पर डेरियल कहता है, मुझे पुराने जनरल ग्रेनवाजा ने एक मिशन दिया है कि मैं मरते दम तक डीमन आर्मी में रहूं। बेजवाजा कहता है कि मेरे फादर अब रिटायर हो चुके हैं, तो उनकी बात मानने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। पर डेरियर उसकी बात से सहमत नहीं होता, इसलिए बेजवाजा डेरियर को डराता है और डेरियर को उसकी बात जबरदस्ती माननी पड़ती है। महल के बाहर आने के बाद डेरियर सोचता है, शायद वो सही कह रहे थे, इंसानों और डीमंस में यही तो फर्क है कि डीमंस मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं जबकि इंसान नहीं। और एक डीमन होने के बावजूद मैं तो छोटा मोटा मैजिक भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। तभी वहाँ पर एक चश्मिश आता है और वह कहता है, आखिर डार्क सोल्जर डेनियल कहाँ पर जा रहे हो? पर हीरो कहता है कि मैं अब केवल डेनियल हूँ, और यह कहकर वो वहाँ से चला जाता है। चलते चलते डेनियल एक घने जंगल में आ जाता है। वह सोचता है कि मैंने डीमन आर्मी के जनरल्स की 32 सालों तक सेवा की, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने मुझे अचानक से निकाल दिया। अगर मैंने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो मैं भूखा मर जाऊंगा। और वह जंगल के बीचों बीच आराम करने के लिए रुक जाता है। अचानक से एक लड़की उसके ऊपर से निकलती है। उसके पीछे एक बड़ा सा मॉन्स्टर टाइप का बंदर पड़ा हुआ था और वो उस लड़की के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन डेरियल बीच में आकर उस लड़की को बचा लेता है। डेरियल अपनी पूरी डीमन आर्मी का सबसे कमजोर डीमन है, लेकिन लड़की को बचाने के लिए वो उस बंदर के ऊपर हमला कर देता है। अब ज्यादा होशियार बनेगा तो बंदर तो मारेगा ही, और उसका एक पंच खाकर डेनियल दूर गिर जाता है। अब डेनियल के पास एक डेगर पड़ा हुआ था, तो वो चुपचाप उसे उठा लेता है। और वो बंदर जैसे ही डेनियल के ऊपर हमला करता है तो डेनियल अपने चाकू को उसके दिल के आर पार कर देता है और उस बंदर का काम तमाम हो जाता है और वो उस लड़की की रक्षा कर लेता है। डेनियल सोचता है कि ये लड़की तो एक इंसान है, इससे पहले कि ज्यादा गड़बड़ हो मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। और वो वहाँ से जाने लगता है, पर वो लड़की डेनियल को पकड़कर कहती है कि तुमने मेरी रक्षा की है तो मैं भी तुम्हें ट्रीट दूंगी। डेनियल कहता है कि अरे कोई बात नहीं, नहीं चाहिए तुम्हारी ट्रीट। लेकिन ये लड़की नहीं मानती और ये कहती है कि मैं तुम्हें खाना भी खिलाऊंगी, चलो तो सही मेरे साथ। अब खाने का नाम सुनकर डेनियल भी उसके साथ जाने को तैयार हो जाता है और वो लड़की डेनियल को घसीटते हुए अपने गांव ले जाती है। अब वो लड़की डेनियल को अपने मॉम डैड से मिलवाती है और अपना नाम मारिका बताती है। इधर डेनियल सोचता है कि अगर इन लोगों को पता चला कि मैं एक डीमन हूँ तो ये लोग मेरा कचुम्बर बना देंगे। मारिका डेनियल से पूछती है कि आखिर तुम इतने घने जंगल में कर क्या रहे थे? डेनियल बहाना बनाते हुए कहता है कि मैं जहाँ पर काम किया करता था मुझे वहाँ से अचानक बाहर निकाल दिया गया और मैं सीधा जंगल की तरफ आ गया। मेरे पास तो रहने के लिए भी घर नहीं। उसकी बात सुनकर मारिका इमोशनल हो जाती है और वह कहती है कि तुमने मेरी जान बचाई है तो मैं चाहती हूँ कि तुम यहीं पर रुक जाओ। मारिका के फादर भी डेरियल से कहते हैं कि इस घर में बहुत सारे कमरे हैं तो तुम यहाँ पर आराम से रह सकते हो। डेरियल भी बेचारा मारिका के आंसुओं को देखकर वहीं पर रहने का फैसला कर लेता है। रात को डेरियल बिस्तर पर सोते हुए कहता है कि इंसान कितनी छोटी सी जगह में रहते हैं जबकि डीमन कासल तो कितना बड़ा है। अचानक से उसके दरवाजे पर एक दस्तक होती है और दस्तक के पीछे मारिका थी। डेरियल कहता है कि आखिर क्या काम है? मारिका कहती है, मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने पहले भी कई लोगों के ऊपर भरोसा किया था लेकिन उन सब ने मेरा भरोसा तोड़ दिया, लेकिन आपको देखकर मुझे लगता है कि मैं आपके ऊपर भरोसा कर सकती हूँ और मेरी जान बचाने के लिए एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डेरियल कहता है कि अरे कोई बात नहीं, ऐसी छोटी मोटी बातें तो होती रहती है। सुबह ये सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। वहाँ पर मारिका के फादर जो इस विलेज के चीफ होते हैं वो डेरियल से कहते हैं कि तुम अभी एक नौजवान हो तो मैं चाहता हूँ कि तुम एक एडवेंचरर बनो। इसके लिए तुम्हें बस एक कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। उस कॉन्ट्रैक्ट को देखकर डेरियल सोचता है, यह वही कॉन्ट्रैक्ट है जिसे कर इंसान इतने ज्यादा ताकतवर हो गए हैं और उनकी वजह से हमारी आर्मी के बहुत सारे डीमंस मारे जा चुके हैं। इसलिए डेरियल बहाने बनाता है कि अंकल जी अब तो मेरी उम्र हो गई है, कहाँ पर मुझे एडवेंचरर बना रहे हो आप? पर मारिका और उसके फादर जबरदस्ती डेरियल से कॉन्ट्रैक्ट करवा लेते हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरीके से काम करता है। यह देखकर डेनियल सोचता है, एक डीमन होने के नाते ये कॉन्ट्रैक्ट तो मेरे साथ होना ही नहीं चाहिए था। क्या इसका मतलब ये है कि मैं एक इंसान हूँ और शायद इसीलिए मैं बचपन से मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था? बाहर आकर मारिका के फादर डेरियल से कहते हैं कि क्यों ना अब तुम्हें थोड़ी ट्रेनिंग दी जाए। मारिका डेरियल से कहती है कि मेरे डैड से संभल कर रहना क्योंकि वो भी पहले एक एडवेंचरर रह चुके हैं। अब चीफ डेरियल को ओरा के बारे में बताते हैं और
और कहते हैं कि इंसान अपने ऑरा को अपने आर्मर के ऊपर लगाकर इस्तेमाल करता है। अब तुम जल्दी से इन सभी हथियारों में से किसी एक हथियार को चुन लो। डेनियल एक तलवार को चूज करता है जिसमें वो अपने फादर की बताई हुई बातों को याद करता है। उन्होंने डेनियल को सिखाया था कि माना को किस तरह से कंट्रोल किया जाता है। उस टाइम तो डेनियल से कुछ नहीं हुआ, लेकिन इस बार डेनियल का ऑरा साफ साफ देखा जा सकता है और उसे देखकर यह लोग भी काफी हैरान होते हैं। अब अंकल जी बताते हैं कि टोटल 4 ओरास के टाइप होते हैं। अब हम चेक करते हैं कि डेरियल का कौन सा टाइप है। सबसे पहले आता है स्लेश। इसके लिए अंकल जी एक बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा लाते हैं और डेरियल से कहते हैं कि अगर तुमने इस लकड़ी के टुकड़े को थोड़ा सा भी काट दिया तो हम मान लेंगे कि तुम्हारा ऑरा स्लेश के साथ मैच करता है। डेरियल उस लकड़ी के ऊपर एक अटैक करता है जिससे उस लकड़ी के 2 टुकड़े हो जाते हैं। यह देखकर मारिका और मारिका के फादर हैरान हो जाते हैं। अब बारी होती है स्टिंग की, जहाँ पर डेरियल को एरो की मदद से एप्पल के ऊपर निशाना लगाना है। इसमें तो डेरियल एप्पल की जगह आसपास के पेड़ों को ही उखाड़ फेंकता है, जिसे देखकर अंकल जी की आंखें पूरी तरीके से बाहर आ जाती है। अब बारी होती है हिट की। डेरियल अपने हथौड़े से एक बड़े से पत्थर को हिट करता है जिससे उस पत्थर के साथ साथ अंकल जी के भी चीथड़े उड़ जाते हैं। मारिका के फादर रोते हुए कहते हैं कि मैंने अपने एडवेंचरस की 30 साल की लाइफ में ऐसा कभी नहीं देखा कि किसी इंसान के पास तीनों टाइप हो। अब आती है चौथे टाइप की बारी और ये होता है शील्ड। इसमें डेरियल को एक लकड़ी की शील्ड दी जाती है और डेरियल के सामने होते हैं हमारे अंकल जी जो एक बड़ा सा लोहे का हैमर लिए हुए खड़े थे। डेरियल कहता है कि ये तो नाइंसाफी है, मुझे लकड़ी की शील्ड दी गई है जबकि अंकल जी ने तो लोहे का हथौड़ा लिया हुआ है, शायद मैं इन्हें पसंद नहीं हूँ। और जैसे ही अंकल जी हमला करते हैं तो वहाँ पर एक बड़ा सा धमाका होता है जिसमें डेरियल को तो कुछ नहीं होता, लेकिन अंकल जी के फिर से चीथड़े उड़ जाते हैं। अब ये लोग शांति से बात करते हैं जहाँ पर अंकल जी डेरियल से कहते हैं तुम्हारे अंदर कमाल का टैलेंट है और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा टैलेंट वेस्ट हो जाए। एक सेंटर ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर सभी एडवेंचरर्स जाना चाहते हैं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी तरफ से एक रेफरेंस लेटर भेज सकता हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम बहुत अच्छा करोगी। यह सुनकर मारिका थोड़ी उदास सी लगने लगती है और उसकी आंखों से आंसू बस बहने ही वाले थे। इसलिए डेरियल मारिका की तरफ देखते हुए कहता है कि जब मेरे पर रहने को और खाने को कुछ नहीं था तो आप लोगों ने मेरी मदद की, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों के साथ रहकर आप लोगों की सेवा करूँ और आपका एहसान चुकाऊं। यह सुनकर मारिका के तो फूल खिल जाते हैं। अब अंकल जी सभी गांव वालों को डेरियल से इंट्रोड्यूस करवाते हैं और कहते हैं कि आज से ये इसी गांव में रहेगा, अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझसे केबिन में आकर मिल सकता है। अब एक हरी पत्ती वाला लड़का डेरियल के पास आता है और उससे कहता है कि अंकल जी तुम्हारी तो उम्र हो गई है, कहाँ तुम एडवेंचर बनने के चक्कर में पड़ रहे हो। तभी मारिका के फादर डेरियल से कहते हैं कि ये जो हरे बाल वाला लड़का है ये तुम्हारा पार्टनर होगा। यह सुनकर गाशिता डेरियल को उसका रैंक पूछता है और डेरियल का रैंक ई होता है जबकि गाशिता का रैंक डी होता है, इसलिए वो डेरियल से कहता है कि मैं तुम्हारा सीनियर हूँ तो जरा इज्जत से बात करना। अब डेरियल अंकल जी के पास क्विस्ट लेने के लिए आता है जहाँ पर अंकल जी डेरियल को कहते हैं तुम्हें थोड़ी हर्ब इकट्ठा करनी पड़ेगी, मैंने गाशिता को कहा था लेकिन उसने ये काम नहीं किया। डेरियल ये काम करने के लिए मान जाता है लेकिन वह पूछता है कि गाशिता अभी कौन सा क्विस्ट पूरा कर रहा है। तो अंकल जी डेरियल को उसी बंदर की फोटो बताते हैं जिसे डेरियल ने शुरुआत में ही मार दिया था। डेरियल कहता है कि इसकी फील्डिंग तो मैं पहले ही सेट कर चुका हूँ अंकल जी, और यह सुनकर अंकल जी के तोते उड़ जाते हैं और इसी के साथ डेरियल का पहला क्विस्ट भी पूरा हो जाता है। अब जब गाशिता को ये बात पता चलती है कि इसके बंदर को इस बुड्ढे ने पहले ही हरा दिया है तो गाशिता को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। गुस्से गुस्से में वो एक टेबल पर पड़ा टास्क उठा लेता है और वहाँ से निकल लेता है। इधर मारिका के फादर डेरियल से कहते हैं कि तुमने अपनी जिंदगी का पहला टास्क पूरा कर लिया, इसलिए तुम्हें रिवॉर्ड के तौर पर ई रैंक से डी रैंक दिया जाता है। अब डेरियल जंगल में कुछ हर्ब इकट्ठा करने जा रहा था तो मारिका भी कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। अब ये दोनों जंगल में आ जाते हैं। मारिका कहती है कि मुझे इस जंगल के बारे में बहुत कुछ पता है तो मैं तुम्हें ये जंगल अच्छे से घुमाऊंगी। अब मारिका डेरियल को पहाड़ों पर चढ़ना भी सिखाती है। ऊपर आने पर डेरियल मारिका से कहता है आखिर तुम मेरी इतनी मदद क्यों कर रही हो। मारिका कहती है कि तुमने मेरी मदद की है तो इतना तो बनता है। अब डेरियल कहीं जंगल में खो ना जाए इसलिए मारिका उसका हाथ पकड़कर आगे चलने लगती है। डेरियल जंगल में हर्ब इकट्ठा करने लगता है लेकिन वो हर्ब की जगह केवल पत्ते इकट्ठा कर रहा था, इसलिए मारिका उसे सही हर्ब
हर्ब्स के बारे में बताती है और कैसे उन्हें तोड़ना है ये भी सिखाती है। मारिका एक बड़े पेड़ के तने को भी उठाती है और उसके नीचे उग रहे हर्ब्स को भी दिखाती है। अब वो डेरियल से कहती है कि वो देखो हिरन के पैर के निशान, शायद हिरन आसपास ही होगा। डेरियल झुककर देखते है कि इसकी तो मुझे तो इतने पास से नहीं दिख रहे, इसे इतनी दूर से कैसे दिख गए। इस मौके पर डेरियल मारिका से कहता है कि तुम तो काफी ज्यादा स्ट्रोंग हो, तो तुम उस बंदर से भाग क्यों रही थी। यहाँ मारिका बताती है कि मैं भले ही बहुत स्ट्रोंग हूँ लेकिन मुझे लड़ाई करने से डर लगता है, इसलिए तो तुम मेरे हीरो हो कि तुम उस बंदर से बिना डरे लड़े थे। डेरियल कहता है कि अब मुझे समझ में आ गया मिस मारिका जी। इधर मारिका शर्माते हुए कहती है कि ये मारिका जी क्यों लिखा रखा है, मुझे आप केवल मारिका बुलाओ। डेरियल उसे मारिका बुलाने की पूरी कोशिश करता है और मारिका उसे गले लगा लेती है। बचने के लिए डेरियल मारिका से कहता है कि तुम्हारे पीछे एक बड़ा सा हिरन है और वहाँ पर सच्चे में हिरन होता है। मारिका कहती है कि यह हिरन कितना क्यूट है, तो हम इसे मार ही क्यों रहे हैं। अचानक से हिरन अपने सेज मोड में आ जाता है और कूदता हुआ एक मॉन्स्टर से फाइट करने लगता है। उन दोनों को फाइट करता देख इन दोनों से रहा नहीं जाता और ये लोग भी अपनी चाकू छुरियां निकाल देते हैं और उन दोनों की हाथापाई को रुकवा देते हैं। ये लोग उन दोनों को पकड़कर गांव के अंदर आ जाते हैं, जहां पर सभी गांव वाले डेरियल की तारीफ करते हैं। तभी वहां पर गाशिता आता है, जो यह देखकर गुस्से में होता है कि डेरियल ने उसका एक और टास्क पूरा कर लिया और वो अपना पर्चा फेंक कर एक बार फिर वहां से चला जाता है। अगली सुबह डेरियल गिल्ड आता है और वहां पर उसे गाशिता मिलता है। वो गाशिता को हेलो कहता है लेकिन गाशिता उसकी बेइज्जती करके वहां से निकल जाता है। अब वो जैसे ही गिल्ड में एंटर करने वाला होता है तो वहां उसे मारिका मिल जाती है। वो डेरियल से कहती है कि बताओ तुम्हें क्या खाना है या फिर तुम्हें नहाना है, लेकिन डेरियल उसे इग्नोर मारते हुए अंकल जी के पास चला जाता है और उन्हें कहता है कि आखिर गाशिता को मुझसे क्या प्रॉब्लम है। अंकल कहते हैं कि बेटा तुमने पहले उसके 2 टास्क पूरे कर लिए थे और 2 बार रोजी रोटी छीन ली थी, इसलिए वो तुमसे बहुत नाराज थे। डेरियल कहता है कि तो ठीक है, आप मुझे बता दीजिए कि गाशिता ने अभी कौन सा टास्क लिया है और मैं उसके टास्क को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। अंकल बताते हैं कि गाशिता बहुत गुस्से में था और उसका डी रैंक होने के बावजूद उसने सी रैंक मॉन्स्टर को हराने का टास्क चूज कर लिया और ये उसके लिए काफी खतरनाक है। डेरियल कहता है कि अगर वो एक सी रैंक मॉन्स्टर से लड़ने गया है तब तो गाशिता की जिंदगी खतरे में है। तो डेरियल डिसाइड करता है कि वो गाशिता के पास जाकर उसकी मदद करेगा। मारिका कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन डेरियल कहता है कि यह मर्दों का काम है, औरतों का नहीं, और वो अकेला ही गाशिता की मदद करने के लिए निकल जाता है। जंगल में आने पर उसे पता चलता है कि वहाँ तो काफी भारी तबाही मची हुई है। अचानक डेरियल देखता है कि दूर से गाशिता दौड़ता हुआ आ रहा है और उसके पीछे एक बहुत बड़ा सांप पड़ा हुआ है। गाशिता की मदद करने के लिए डेरियल सांप के सामने आ जाता है, पर सांप कहता है कि अपन को तो गाशिता ही चाहिए और वो डेरियल को पार करके गाशिता के पीछे लग जाता है। इधर गाशिता भाग भाग कर पक चुका था, इसलिए वह कहता है तुम्हें क्या लगा कि मैं कमजोर हूँ, और वो अपनी तीरों को फायर करता है जिससे इस सांप को कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता। अब वो सांप गाशिता को खाने ही वाला था कि डेरियल पीछे से आकर सांप को थोड़ी सी खरोच लगा देता है। सांप भी गुस्से में अपनी पूंछ को डेरियल को मारता है, पर डेरियल अपने शील्ड की मदद से उसकी पूंछ के हमले को रोक देता है, पर इससे उसकी तलवार टूट जाती है। अब डेरियल सोचता है कि आखिर मैं किस ओरा का इस्तेमाल करूं, और वह कहता है कि मैं तो चारों ओराओं का मास्टर हूं, तो क्यों ना सभी को एक साथ इस्तेमाल करूं। और वो अपनी तलवार के एक टुकड़े को लेता है और उस सांप के पेट में भेज देता है, और वो टुकड़ा पेट में जाते ही सांप के आर पार हो जाता है और सांप की फील्डिंग सेट हो जाती है। अब उस सांप के हमले की वजह से गाशिता को चोट लग गई थी और उसके पैर में जहर भी फैल चुका था, इसलिए डेरियल उसके पैर का इलाज करता है और वह कहता है कि लड़ाई के अलावा हमें कुछ हर्ब्स की जानकारी भी ले लेनी चाहिए। और डेरियल जब गाशिता की मरहम पट्टी कर रहा था तो गाशिता को डेरियल एक बहुत ही अच्छा आदमी लग रहा था और उसे इस बात का काफी बुरा लग रहा था कि उसने डेरियल जैसे इंसान के साथ इतना बुरा व्यवहार किया। अब अगले दिन जब डेरियल नाश्ता कर रहा होता है तो वहाँ पर गाशिता आता है और डेरियल से कहता है कि कैसे हो बड़े भैया, सब हाल चाल बढ़िया। अंकल कहते हैं कि आखिर तुमने इसके साथ क्या किया जो इसका व्यवहार ही बदल गया। इधर गाशिता डेरियल से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे अपने शरण में ले लो और आपको जो कुछ भी आता है वो सब मुझसे
उसे सिखा दो। इधर घासीता की बातें सुनकर डेरियल को अपने पुराने 4 जनरल्स की याद सताने लगती है। वह सोचता है कि मेरे बिना उनका कैसे गुजारा चल रहा होगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी जनरल्स की हालत काफी खराब हो रखी थी, क्योंकि हीरोज ने उन्हें काफी बुरी तरीके से पीटा था। और यह लोग अपनी हार को छुपाने के लिए अपने सोल्जर्स के ऊपर इल्जाम लगाने लगते हैं। बेज़बाज़ा उस सोल्जर से कहता है, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। और इस तरह से उन्होंने कई सारे सोल्जर्स को निकाल दिया था। यहाँ पर ये जनरल कहती है कि इनमें से कोई भी डेरियल की जगह नहीं ले सकता, हमें डेरियल को वापस बुला लेना चाहिए। जब तक डेरियल यहाँ पर था तब तक सब कुछ सही चल रहा था। डेरियल का नाम सुनकर बेज़बाज़ा को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वह कहता है कि अगर तुम लोगों में से किसी ने भी अगली बार डेरियल का नाम लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इधर अपने डेरियल की लाइफ तो एकदम अच्छी चल रही होती है। अब कुछ दिनों तक डेरियल की जिंदगी में सब कुछ एक ही तरह से चलता है। सुबह सुबह घासीता डेरियल को इतनी इज्जत दे देता है जिससे डेरियल परेशान ही हो जाता है। और शाम को घर आते ही मारिका डेरियल की चटनी बना देती है। अपना डेरियल इन दोनों चीजों से परेशान होता है, लेकिन उसे यहाँ रहने में अच्छा भी लगता है। लेकिन वह गाँव में हो रही अजीबोगरीब चीजों को भी नोटिस करता है और वो एक दिन अंकल जी से पूछ ही लेता है, आखिर ये माजरा क्या है, गाँव के इतने सारे घर खाली कैसे हैं। अंकल जी कहते हैं कि दरअसल धीरे धीरे करते हुए इस गांव के लोग इस गांव को छोड़कर जा रहे हैं। डेरियल पूछता है कि आखिर ऐसा क्यों। अंकल जी मारिका को एक नक्शा लाने के लिए बोलते हैं, लेकिन मारिका तो जवाब भी नहीं देती। इसलिए डेरियल मारिका को ढूंढने के लिए जाता है और वह देखता है कि मारिका तो एक कोने में बैठकर रो रही थी। डेरियल कहता है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ। मारिका कहती है कि तुम्हें मेरी वजह से जो चोट लगी थी उसके लिए मुझे माफ कर दो, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं एक दिन आपको ऊपर पहुंचा दूंगी। डेरियल कहता है कि वो तो तुमसे बस गलती से हो गया था, ऐसी छोटी मोटी बातें तो होती रहती है। अब मारिका नक्शा लेकर आती है और अंकल जी डेरियल को बताते हैं कि यह जो जगह है इसे मिनरल माइंस बोला जाता है और इस जगह पर बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल्स पाए जाते हैं जो इंसानों के हथियार बनाने के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन यहाँ पर अब डीमंस ने कब्जा कर लिया है, जिसकी वजह से इस गाँव के लोग इस गाँव को छोड़कर दूर जा रहे हैं। अगले दिन डेरियल बिना किसी को बताए उन माइंस के लिए निकल पड़ता है। थोड़ी देर बाद डेरियल माइन के पास पहुंच जाता है। वह सोचता है कि यहाँ पर काफी कड़ा पहरा होगा, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी नहीं था और डेरियल काफी आसानी से माइन के अंदर चला जाता है। वहाँ पर वह कहता है कि अगर ऐसी सिक्योरिटी मेरे टाइम पर होती तो जनरल बेज़बाज़ा मुझे कच्चा चबा जाते। जब वह खान के अंदर पहुँचता है तो उसे खुदाई करने की आवाजें आने लगती है और हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे बोने होते हैं जो खान में से खुदाई के मिनरल्स निकाल रहे होते हैं। जब डेरियल इन लोगों के पास जाता है तो ये सभी बोने काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि डेरियल पहले इन लोगों का इंचार्ज था और ये सभी लोग एक कतार में इकट्ठा हो जाते हैं डेरियल से प्यार लेने के लिए। डेरियल इन सब से कहते हैं कि आखिर तुम सब कैसे हो। यह सभी बोने कहते हैं कि तुम्हारे जाने के बाद हम सबकी हालत काफी खराब हो गई है, क्योंकि जो नया इंचार्ज है वो हम सभी लोगों से 4 गुना ज्यादा काम कराता है, हमारी जिंदगी तो नर्क बना के रख दी है। डेरियल को उन सब की हालत देखकर काफी दुख होता है। अचानक से माइंड में लाइट आ जाती है। डेरियल जल्दी से एक पत्थर के पीछे छुप जाता है और वह देखता है कि इन लोगों का जो इंचार्ज था वो अब यहाँ पर आ चुका है। वो आते ही इन बोनों से इकट्ठा किए हुए मिनरल्स मांगने लगता है। जब मिनरल्स इसके सामने आते हैं तो वो काफी कम होते हैं, इसलिए वो इन बोनों से कहता है ये तो काफी कम है, तुम लोग 4 गुना काम कर भी रहे हो या फिर नहीं। ये बोने कहने लगते हैं कि मालिक हम इतनी सी सैलरी में 4 गुना काम नहीं कर सकते, हमारी हालत खराब हो जाती है। लेकिन वो उस बोने को डराते हुए कहते हैं कि अगर तुम लोगों ने 4 गुना ज्यादा काम नहीं किया तो मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। यह कहकर वो वहां से जाने लगता है। इधर इस बोने को गुस्सा आ जाता है और वो इसके सर पर धड़ाम से मार देता है और कहता है हम 4 गुना काम नहीं करेंगे, आज से हम सभी लोग इस काम को छोड़ रहे हैं, जाकर बुला लो अपने बेज़बाज़ा को, हम किसी से नहीं डरते। और सभी बोने इस डीमन के खिलाफ हो जाते हैं। वो डीमन अपने सभी सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि इन सभी बोनों की फील्डिंग सेट कर दो। सोल्जर्स भी अपने मैजिक का इस्तेमाल करने लगते हैं और जैसे ही वो हमला करने वाले होते हैं तभी डेरियल अपने फावड़े को फेंककर उनके मैजिक को रोक लेता है और सभी बोनों को एक एक करके इकट्ठा करके एक कोने में फिट कर देता है। और वह कहता है कि अब आ जाओ तुम सब लोग, एक एक को देख लूंगा। ये डीमन कहता है कि तुम एक इंसान हो, है ना, तुम्ही ने इन सभी लोगों को भड़काया है। डेरियल कहता है कि क्या तुम लोग अपने उसूलों को भूल गए कि तुम्हें किसी कमजोर पर हाथ नहीं उठाना
जाना है। तभी एक बोना कहता है कि मेरे यहाँ पर फूल वाली अंडरवेयर सूख रही थी तो वो कहाँ पर गई। इधर डेरियल ने उस अंडरवेयर को मास्क बनाकर पहना था। अब डेरियल अपनी तलवार को लेकर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और ये सोल्जर्स भी अपना मैजिक का इस्तेमाल करने लगते हैं। इधर डेरियल को इन सब का कई सालों का एक्सपीरियंस होता है, इसलिए वो इन सभी सोल्जर्स को काफी आसानी से रोक लेता है। तभी एक बोना उड़ता हुआ एक सोल्जर के ऊपर हमला करता है। डेरियल सोचता है अगर ये बोना उस सोल्जर के पास गया तो मैजिक की वजह से ये खत्म हो जाएगा, लेकिन वो सोल्जर उस बोने को केवल लात मारता है, मैजिक का इस्तेमाल ही नहीं करता। यह देखकर डेरियल को समझ में आ जाता है कि यह सोल्जर बोनों को मारना नहीं चाहते, इसलिए वह अपनी तलवार को नीचे रखता है और उन सभी सोल्जर्स से कहता है तुम लोग अपने उसूलों को याद करो, क्या तुम इन मासूमों की जान लेकर खूनी बनना चाहते हो। लेकिन ये डीमन अपने सोल्जर्स से कहता है कि इस इंसान की बात मत सुनो और इसके ऊपर मैजिक का इस्तेमाल करो। ये सभी लोग एक कंबाइंड मैजिक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन डेरियल काफी आसानी से इन सभी को रोक लेता है। यह देखकर इसकी हालत खराब हो जाती है और यह कहता है कि किसी और मैजिक का इस्तेमाल करो। इसलिए एक सोल्जर मैजिक का इस्तेमाल करके एक बड़ा सा पत्थर का हाथ क्रिएट करता है, लेकिन डेरियल उस हाथ को काफी आसानी से कट कर देता है। अब ये डीमन खुद ही डेरियल के ऊपर अपने मैजिक से हमला करता है, लेकिन डेरियल को तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता और वो उसके गले पर तलवार रख देता है। वह डीमन कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे तुमसे नहीं लड़ना, और वह बताता है कि उसे ये पोजीशन कैसे मिली। दरअसल बेजवाजा के सामने मुजरा दिखाकर उसे ये पोजीशन मिली है। यह सुनकर डेरियल को भी उसके ऊपर तरस आ जाती है और उसे उस डीमन को मारने का मन नहीं करता, लेकिन वो उस डीमन को गंजा कर देता है और उससे कहता है कि इन सब कामों में कुछ नहीं रखा, गांव जाकर खेती बाड़ी करो। और इसी के साथ डेरियल इस पूरी केव को डीमन से आजाद करवा देता है। इसका मतलब अब ये केव इंसानों की है। सभी बोने भी काफी खुश होते हैं, खासकर ये वाला बोना, क्योंकि डेरियल ने इसके अंडरवेयर यूज में ली थी। डेरियल ये खबर मारिका के फादर को देता है और इस बार मारिका के फादर बिल्कुल भी हैरान नहीं होते, उल्टा वो डेरियल का शुक्रिया अदा करते हैं और धीरे धीरे करते हुए गांव में लोग वापस आना शुरू कर देते हैं। अब गांव में इतने दिनों बाद खुशी आई है तो मारिका डेरियल के लिए एक गिफ्ट लेकर आती है, लेकिन वो ठोकर खाकर नीचे गिरने वाली थी, लेकिन डेरियल आकर उसे पकड़ लेता है और एक बार फिर मारिका डेरियल का कचुम्बर निकाल देती है। अब हम बेजवाजा को देखते हैं जो अपने तोते को खाना खिला रहा होता है। तभी उसके कमरे में जेवेंटस बिन बुलाई आ जाती है और वो बेजवाजा से कहती है कि आखिर ये इतनी बड़ी चीज क्या है। बेजवाजा बताता है कि ये दरअसल एक हथियार है जिससे हम मैजिक को बहुत ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं और उसकी ताकत को कई गुना बढ़ा सकते हैं। ये एक तरह का बॉम्ब है और इसके साथ मैं चारों जनरल्स में से सबसे ताकतवर बन जाऊंगा, यहाँ तक कि मैं डीमन किंग को भी हरा सकता हूँ। जेवेंटस कहती है कि लेकिन इसके लिए तो तुम्हें बहुत सारे मित्रल की जरूरत पड़ेगी। बेजवाजा कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैंने नौकरों को 4 गुना मित्रल लाने के लिए बोल दिया है। ये आप किस भ्रम में जी रहे हो बेस भैया, उस माइन के ऊपर तो इंसानों ने अपना पूरा कब्जा कर लिया है। 4 गुना तो छोड़ो, पहले जो मित्रल आ रहा था वो भी नहीं आने वाला, यहाँ तक कि किसी ने तुम्हारी शिकायत भी की है। बेस कहता है कि आखिर इतनी हिम्मत किसमें है जो मेरी शिकायत करे, मैं उसे डीमन आर्मी से बाहर निकाल दूंगा। जेवेंटस कहती है कि और कोई नहीं बल्कि खुद डीमन किंग ने तुम्हारी शिकायत की है और वो तुमसे मिलना चाहते हैं। बेस भैया आपके तो घोड़े लग गए। अब बेस डीमन किंग के सामने हाजिर होता है। डीमन किंग एक लड़की होती है, वो अपने एक आंख को खोलते हुए फ्लेक्स करती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से मित्रल माइंस हमारे हाथों से चली गई, तुम कितने लापरवाह हो, यहाँ तक कि मैंने तुम्हें वो बॉम्ब बनाने के लिए भी मना किया था लेकिन तुम नहीं माने, उल्टा तुमने 4 गुना माइंस निकालने के लिए नौकरों को परेशान किया और तुम्हें बता दूं कि ये नामुमकिन है। अब तुमसे गलती हो गई है तो जल्दी से मुझे सॉरी बोलो। बेस मन में कहते है कि नहीं बोल रहा सॉरी, उखाड़ना हो तो उखाड़ लो। मन में बोल रहा होता है, असलियत में तो बेस भैया की हिम्मत ही नहीं थी और वो डीमन किंग से कहता है मुझे माफ कर दीजिए जापना, मुझसे गलती हो गई। डीमन किंग कहती है कि तो अब ठीक है, अब तुम्हें उसे वापस बुला लेना चाहिए। क्या नाम था उस बंदे का? डेरियल है ना। इधर बेस भैया डेरियल का नाम सुनकर अंदर से आग बुबूला हो रहे थे, लेकिन डीमन किंग के सामने क्या करे भैया, और वो वहां से बाहर आ जाता है। इधर बेस को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि डीमन किंग ने उस डेरियल का नाम लिया और वो महल में ही धड़ाम धुड़ुम करने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डेरियल मारिका के साथ बैठा हुआ होता है। वहाँ पर मारिका डेरियल से कहती है कि कितने दिनों बाद गाँव में खुशहाली आई है, ये खुशहाली हमें अपने बच्चों को भी दिखानी चाहिए और मुझे पूरा यकीन है कि तुम एक अच्छे फादर बनोगे।
होंगे। डेरियल सोचते है कि आखिर ये लड़की किस लाइन में जा रही है और इधर मारिका डेरियल को प्रपोज करने वाली थी। तभी पीछे से कुछ लोगों की लड़ाई करने की आवाजें आने लगती है और हमें पता चलता है कि ये लड़ाई गाशिता कर रहा होता है। अब डेरियल उन लोगों की लड़ाई सुलझाने के लिए जाने लगता है, लेकिन वो मन में सोच भी रहा होता है कि अभी मारिका जो कुछ भी बोलने वाली थी वो शायद मुझे पता है, लेकिन मैं ऐसा दिखाऊंगा कि मुझे कुछ भी पता नहीं। वहां जाकर वो गाशिता को रोक लेता है। गाशिता कहता है कि बड़े भैया मेरी कोई गलती नहीं है, वो सामने देखो ये जो एडवेंचरस खड़े हुए हैं ये हमारे विलेज की बेइज्जती किए जा रहे हैं। अब उस गिल्ड का लीडर अपना इंट्रोडक्शन देता है कि मेरा नाम है फिटबिटन और मैं एक बी रैंक का एडवेंचरर हूँ। डेरियल भी अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है कि हम दोनों भी एक डी रैंक के एडवेंचरर हैं। डी रैंक देखकर फिटबिटन उन दोनों को चूहा गधा बेवकूफ सब कुछ बोलता है और कहता है कि शायद वो अफवाही थी। वो क्या है कि मैंने सुना था कि तुम लोगों ने मिथरल माइंस को डीमन के कब्जे से आजाद करवा लिया, लेकिन आखिर ये तुम लोगों ने किया कैसे? डेरियल कहता है कि वो तो किस्मत साथ दे गई हमारा, इसलिए वो सब कुछ हो गया। फिटबिटन कहता है कि जरूर किस्मत ने ही तुम्हारा साथ दिया होगा, वरना तुम लोगों में इतनी ताकत कहाँ है जो तुम डीमन से मिथरल माइंस को आजाद करा सको। यह सुनकर डेरियल का ईगो हट हो जाता है और वो इन सभी से कहता है कि हमारी बेइज्जती करने से पहले अपने गिरबान में जाकर देखो। तुम लोगों को एक फॉरबिडन स्नेक को मारने का काम दिया गया था, वो तो तुम लोगों से ठीक से हुआ नहीं, और जब वो गांव के अंदर घुस गया था तो उसे गाशिता ने सबसे पहले देखा। गाशिता कहता है कि भले ही उसे सबसे पहले देखा मैंने हो, लेकिन मारा तो भैया नहीं था। यह सुनकर फिटबिन की दोनों आंखें बाहर आ जाती है और इधर सभी गांव वाले डेरियल को हवा में उड़ाने लगते हैं। रात को जब मारिका को पता चलता है कि डेरियल की फिटबिन ने बेइज्जती की है तो मारिका अपने आप को संभाल नहीं पाती और कहती है कि जिसने भी हमारे सैयद जी की बेइज्जती की है उसे तो मैं टपका के ही मानूंगी। गाशिता भी कहते है कि खत्म कर दो भैया जी की बेइज्जती करने वालों। इधर डेरियल मारिका को रोकता है और मारिका के मुंह से गलती से निकल जाता है कि मेरे फ्यूचर हस्बैंड की बेइज्जती करने वालों को तो खत्म कर दूंगी मैं। यह सुनकर डेरियल कहता है कि अबे क्या बोली। अगली सुबह हम देखते हैं कि बेस्ट फ्रेंड नाम का बंदा डेरियल से कहता है कि मैं सेंट्रल गिल्ड से आया हूँ और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए नौकर और हमारे बीच में समझौता कराने के लिए। वो क्या है कि मैं उनसे बात करने के लिए गया था, लेकिन उन्होंने कहा कि वो सिर्फ तुम्हारी बात मानेंगे, इसलिए मैं तुमसे मदद मांगने के लिए आया हूँ। डेरियल उसकी बात मान लेता है और वो सीधा मिथरल माइंस में चला जाता है। वहाँ पर वो नौकरों से कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम बी फ्रेड की बात मानो। सभी नौकर चिल्लाते हुए कहते हैं कि अरे डेरियल भैया ये भी कोई कहने की बात है, या आप जो कहोगे हम वो करने के लिए तैयार हैं। यह देखकर बी फ्रेड का मुंह भी खुला का खुला रह जाता है। अब डेरियल जैसे ही माइन के बाहर आता है तो बाहर उसे फिटबिटन मिलता है। वो उससे कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिटबिटन बताता है कि दरअसल मैं बी फ्रेड का बॉडीगार्ड हूँ, इसलिए यहाँ पर आया हूँ। अचानक से आसमान में एक मैजिकल सर्कल अपीयर हो जाता है। डेरियल उसे देखते ही उछलते कूदते हुए वहाँ पर पहुँच जाता है और वह देखता है कि वहाँ तो बहुत सारे डीमंस होते हैं, इसलिए वो सीधा उनसे फाइट करने के लिए चला जाता है। तभी लिजर्ड नाम का डीमन वहाँ पर पानी की दीवार खड़ी कर देता है और वो कहता है कि इंसान तुम यहाँ से जल्द चले जाओ, हमें तुमसे नहीं लड़ना। यह असलियत में डेरियल का दोस्त होता है। डेरियल लिजर्ड को आवाज देता है कि ये मैं हूँ डेरियल। डेरियल को देखकर लिजर्ड जल्दी से उसे गले लगा लेता है और कहता है कि मैंने भैया तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, लेकिन तुम मिले ही नहीं। डेरियल कहता है कि मुझे पता चल चुका है कि मैं असलियत में एक इंसान हूँ। अब यह दोनों शांति से नदी के पास बैठते हैं, जहाँ पर लिजर्ड डेरियल को बताता है कि तुम्हारे जाने के बाद डीमन आर्मी लगभग बिखर सी चुकी है, यहाँ तक कि जनरल बेजबाजा अपना गुस्सा हमारे ऊपर निकालते हैं। डीमन किंग ने उन्हें धमकी भी दी है, लेकिन उन्हें तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। मैं चाहता हूँ कि तुम वापस से हमारे साथ आ जाओ। डेरियल कहता है कि मैं एक इंसान हूँ तो मैं डीमंस के साथ अब नहीं रह सकता। लिजर्ड कहता है कि सिर्फ तुम्हें और मुझे पता है कि तुम एक इंसान हो, बाकियों को थोड़ी पता है। लेकिन डेरियल नहीं मानता और वह कहता है कि डीमंस ने मुझे निकाल दिया था। अब मुझे ऐसे लोग मिल चुके हैं जो मेरी परवाह करते हैं और मैं भी उनकी परवाह करता हूँ। लेकिन लिजर्ड डेरियल को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है, पर डेरियल अब पहले जैसा नहीं रहा और वो उसके वाटर मैजिक को काफी आसानी से काट देता है। डेरियल कहता है कि मैं तुम्हारे साथ तो नहीं चल सकता, लेकिन मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को कम जरूर कर सकता हूँ। अब डेरियल बीफ्रेड और लिजर्ड के बीच में एक मीटिंग रखता है, जहाँ पर वो बीफ्रेड से कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी मिथरल्स डीमंस को बेचो। बीफ्रेड कहते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, आखिर हम डीमंस को मिथरल्स बेचे ही क्यों। डेरियल बताता है कि अगर हम मिथरल्स को इन लोगों को नहीं बेचेंगे तो ये कल को हमारे ऊपर हमला कर सकते हैं और ये वापस से मिथरल माइंस को हम लोगों से छीन लेंगे और उसमें काफी लोगों की जानें भी
भी जाएगी। डेरियल बीफ्रेड से कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, हम नॉर्मल प्राइस से 4 गुना प्राइस में डीमंस को मिथरल्स बेचेंगे। बीफ्रेड कहते हैं कि आखिर इतने महंगे मिथरल्स हमसे डीमंस खरीदेंगे ही क्यों। लिज़ार्ड कहता है कि दरअसल मिथरल्स हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो हम उसका 4 गुना प्राइस देने के लिए भी तैयार है। तभी फिटबिटन बीच में टांग अड़ाते हुए कहता है कि हम किसी भी हालत में डीमंस का साथ नहीं देंगे, और वो लिज़ार्ड के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन डेरियल लिज़ार्ड को बचा लेता है और कहता है कि जंग को टालने का बस यही एक तरीका है। तभी पीछे से बीफ्रेड फिटबिटन से कहता है, देखो बेटा, तुम सिर्फ मेरे एक बॉडीगार्ड हो, तो अपने औकात में रहकर बात करो। यहाँ तक कि तुम्हें तो हमारी बातें सुनने की भी इजाजत नहीं है, तो जल्दी से इस कमरे से बाहर निकल जाओ। और इसी के साथ बीफ्रेड डेरियल की यह बात मान लेता है और डीमंस को मिथरल्स बेचने के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन हम डेरियल को देखते हैं जो एक पर्चे को हाथ में पकड़कर कहीं पर जा रहा होता है। दरअसल इसे एक काम मिला है कि इसे मिथरल को पिघलाकर हथियार बनाने के लिए एक वर्कशॉप को तैयार करना है। पास ही के गांव में एक वर्कशॉप है जो कई सालों से बंद पड़ी हुई है, बस उसे ही डेरियल को रिवाइव करना है। पर जैसे ही वो वहां पर पहुंचता है तो वह देखता है कि उस पर तो फिटबिटन ने अपना कब्जा जमाया हुआ है। फिटबिटन डेरियल से कहते हैं कि यहाँ पर तुम्हारा कोई काम नहीं है, तो जल्दी से घर जाकर पोगो देखो। अब डेरियल उदास होकर मारिका के फादर के पास आता है, जहाँ पर वो डेरियल से कहते हैं, फिटबिटन को तुम्हारी वजह से उसकी बॉडीगार्ड की नौकरी से निकाल दिया गया है, शायद वो इसीलिए तुमसे थोड़ा नाराज है, इसलिए उसने तुम्हारे काम में टांग अड़ाने की कोशिश की है। अचानक से वहाँ पर मारिका आती है जो डेरियल से कहती है, किसी ने मुझे छेड़ा है। यह सुनकर डेरियल कहता है कि जिसने भी मारिका जी को छेड़ा है उसे कुत्ते की मौत मारूंगा। डेरियल वहाँ पर जाता है, वह देखता है कि शायद छेड़ने वाला तो पहले ही ऊपर वाले को प्यारा हो गया। उसे पता चलता है कि यह लाल लाल तो केवल टमाटर है। अचानक से वो टकला उड़ जाता है और टमाटर खाने लगता है। डेरियल उससे कहता है कि जवानी निकल गई फिर भी ऐसी हरकतें करते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें। यह टकला कहता है कि आखिर मैंने कौन सा गुनाह कर दिया, केवल टच ही तो किया है। और वो मारिका से कहते हैं कि तुम इतनी सी बात में इस निठल्ले एडवेंचरर को बुलाकर लेकर आ गई। भैया जी की बेइज्जती सुनकर मारिका जी को गुस्सा आ जाता है और वह कहती है कि मेरे बारे में कुछ भी कह दो, पर भैया जी की बेइज्जती सहन नहीं करूंगी। ये टकला डेरियल के लिए कहता है कि आखिर मैंने क्या गलत कह दिया, इसकी टूटी हुई तलवार और इसकी शक्ल तो देखो, एकदम निठल्ले जैसी है। मारिका कहती है कि आप जिसे निठल्ला कह रहे हो उसी ने मिथरल मांस को डीमन के कब्जे से आजाद कराया है। यहाँ तक कि सैया जी ने एक बड़े से सांप को भी हराया है। इस टकले को विश्वास ही नहीं होता और वो अचानक से डेरियल का हाथ पकड़ लेता है। अचानक से तेज रोशनी चमकने लगती है और वो डेरियल से कहता है कि ये तो कमाल ही हो गया, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा इंसान कभी नहीं देखा जिसने चारों टाइप्स की मास्टरी कर रखी हो, तुम तो एकदम कमाल हो। डेरियल कहता है कि अब अपना नाम तो बता दो। ये टकला कहता है कि मेरा नाम मिथरल स्मिथ है और मैं एक क्राफ्टमैन हूँ, मैं मिथरल्स के औजार बनाता हूँ और मुझे पता चला है कि यहाँ पर मिथरल की खुली माइन है, इसलिए मैं अपना बोरिया बिस्तर बांधकर यहाँ पर खेलने के लिए आ गया। इधर इन लोगों को लग रहा होता है कि ये टकला जो भी बोल रहा है सब कुछ झूठ है। इस टकले को भी ईगो पर लग जाती है और ये अपनी जेब से एक पर्चा निकालकर इन लोगों को बताता है और कहता है कि मुझे खुद सेंट्रल गिल्ड ने यहाँ पर वर्कशॉप में काम करने के लिए भेजा है और मुझे पता चला है कि डेरियल नाम के बंदे यानी कि तुमने मिथरल मांस को डीमन के कब्जों से आजाद कराया है। अब मुझे जल्दी से बताओ कि वर्कशॉप कहाँ पर है, मुझे अपना कमाल दिखाना है। डेरियल कहता है कि हम वहाँ पर नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पर फिटबिटन ने अपना कब्जा जमाया हुआ है। मैंने उससे बात करने की कोशिश की थी लेकिन वह नहीं माना। ये टकला कहता है कि तुम्हें बात करनी ही नहीं आती, मैं तुम्हें बताता हूँ कि असली कन्वर्जेशन किसे कहते हैं। और वो वहाँ जाकर फिटबिटन के पैर पड़ने लगता है कि भैया प्लीज़ हमें आपकी वर्कशॉप को इस्तेमाल करने दो थोड़ी देर के लिए। और इसका ये प्लान काम कर जाता है और जैसे ही वो वर्कशॉप के अंदर आता है तो वह कहता है मैंने इतने दिनों बाद मिथरल्स को देखा है, मैं यहाँ पर आकर काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। तभी वहाँ पर एक आदमी से एक मिथरल खराब हो जाता है। ये टकला कहता है कि इन लोगों को तो हथियार बनाना ही नहीं आता, मैं तुम्हें बताता हूँ कि असली हथियार बनाते कैसे। वो जल्दी से मिथरल्स को एक भट्टी के अंदर डाल देता है और उन्हें काफी गर्म करता है। फिर वह बस मिथरल के ऊपर एक हथौड़ा मारता है और वह उससे एक हथियार बनाता है और वह एक तलवार होती है जो वह डेरियल को देता है और वो तलवार सच में काफी औसम होती है। डेरियल उससे एक पेड़ को भी काटता है लेकिन उसे ऐसा लगता ही नहीं कि वो किसी चीज को काट भी रहा है। यह देखकर फिटबिटन टकले से कहता है कि मुझे भी अपना कमाल सिखा दो, जल्दी से मुझे अपना चेला बना लो। ये टकला कहता है कि पहले तो तुम बड़ा भाव खा रहे थे और अब चाहते हो कि मैं तुम्हें यह सिखाऊं लेंडा मेरा। इधर
फिटबिटन डेरियल से कहता है कि तुमने मेरी बेइज्जती कराई है तो मैं इसका बदला तुमसे जरूर लूंगा। चलते चलते डेरियल इस टकले से कहते हैं कि क्या ये तलवार मैं रख सकता हूँ। ये टकला कहता है कि चुपचाप ये तलवार मुझे वापस कर दो, वैसे भी ये तलवार तुम्हारा ओरा सहन नहीं कर सकती। अब मुझे अपना असली कमाल दिखाने के लिए एक वर्कशॉप चाहिए। डेरियल कहता है कि हम फिटबिटन की वर्कशॉप में नहीं जा सकते। ये टकला कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं अपने साथ सामानों को लेकर आया हूँ। और वो सामान वो डेरियल को दिखाता है। डेरियल उसे देखकर कहता है कि आखिर ये क्या उठा लाए, इसे चलाने के लिए तो डीमन की मैजिक की जरूरत पड़ेगी। ये टकला कहता है कि वही तो प्रॉब्लम है, आखिर हम मैजिक लाए तो लाए कहाँ से। इसके सॉल्यूशन के लिए डेरियल अपने पुराने दोस्त लिजार्ड को बुलाता है। लिजार्ड अपने मैजिक से उस भट्टी को चालू कर देता है। अब डेरियल बाहर टहलने के लिए आता है जहाँ पर उसे फिटबिटन मिलता है। वह डेरियल को कोने में ले जाता है और उससे कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ धोखा हो रहा है। डेरियल कहता है कि क्या मतलब है तुम्हारा। फिटबिटन उसे समझाता है मिथरल माइंस को डीमन के कब्जे से तुमने आजाद कराया, इसका मतलब पूरी माइन पर तुम्हारा हक है। तुम्हें पूरा फायदा नहीं मिल पा रहा क्योंकि बीच में सेंट्रल गिल्ड अपनी टांग अड़ा रही है। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों सेंट्रल गिल्ड के खिलाफ बगावत कर दे जिससे सारा माल अपना हो जाएगा। लेकिन डेरियल फिटबिटन का साथ देने के लिए बिल्कुल मना कर देता है। इसलिए फिटबिटन को गुस्सा आ जाता है और वो अपने ग्लव को उतार कर डेरियल की तरफ फेंकता है। डेरियल जैसे ही उस ग्लव को उठाकर फिटबिटन को देता है तो फिटबिटन डेरियल से कहता है कि तो ठीक है, कल सुबह ड्यूल के लिए आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अब यह सारी बात वो मारिका के फादर को बताता है। मारिका के फादर कहते हैं कि ड्यूल तो काफी खतरनाक है, अगर इसमें दोनों फाइटर्स में से किसी एक की डेथ भी हो जाती है फिर भी यह फाइट फेयर होगी। मारिका के फादर कहते हैं कि वैसे भी फिटबिटन एक बी रैंक का एडवेंचरर है जबकि तुम डी रैंक के हो और तुम्हारा जीतना बिल्कुल नामुमकिन है, इसलिए सभी लोग डेरियल से कहते हैं कि तुम्हें फाइट में जाने की कोई जरूरत नहीं है। तभी पीछे से अंकल डेरियल से कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें फाइट के लिए हथियार मैं चलाना सिखाऊंगा। अब रात को डेरियल प्रैक्टिस कर रहा होता है, तभी वहाँ पर मारिका डेरियल के लिए कुछ खाना पानी लेकर आती है। वह डेरियल से कहती है कि क्या आप सच में फाइट करेंगे, क्योंकि अगर आप हार गए तो हमारी मिथरल माइंड फिटबिटन के हाथों में चली जाएगी। डेरियल कहता है कि अगर मैं उससे लड़ूंगा ही नहीं फिर भी फिटबिटन के हाथों में वो माइंड चली ही जाएगी, इसलिए मैं उससे फाइट जरूर करूंगा। अब हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर यह दोनों आमने सामने होते हैं। फिटबिटन डेरियल से कहता है कि मुझे लगा था कि तुम डरकर भाग गए होगे, लेकिन तुम तो मेरे सामने खड़े हुए हो। फिटबिटन लड़ाई के लिए तैयार होता है। डेरियल भी अपना हथियार निकालता है जो एक डेगर होता है। फिटबिटन डेरियल के डेगर का मजाक उड़ाता है, लेकिन डेरियल अपनी बिजली की रफ्तार से फिटबिटन के ऊपर हमला करता है और कहता है कि बातें करना बंद करो, फाइट करो। अब फाइट शुरू होती है जहाँ पर फिटबिटन को पता चलता है कि डेरियल के पास कोई आम डेगर नहीं है, बल्कि वो डेगर अपना शेप चेंज कर सकती है और अपने डेगर की मदद से वो फिटबिटन की शील्ड को तोड़ देता है। साथ ही में वो उसकी तलवार को भी खचाखच काट देता है। अब फिटबिटन के हाथों में कुछ नहीं होता। अचानक से फिटबिटन अपने पास से एक बड़ी सी तलवार निकालता है। इधर डेरियल भी अपने डेगर को एक चाबुक में कन्वर्ट कर लेता है और फिटबिटन के ऊपर मारता है, जिससे फिटबिटन की तलवार के साथ साथ फिटबिटन का घमंड भी चूर चूर हो जाता है और इसी के साथ ये फाइट हमारा डेरियल जीत जाता है। अगले दिन बीफ्रिक फिटबिटन के साथ डेरियल से माफी मांगने के लिए आता है और उससे कहता है कि तुमने हमारी इतनी मदद की है कि हम आपका एहसान चुका नहीं सकते और फिटबिटन की गलती के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। आप फिटबिटन को जो भी सजा देंगे वो हमें मंजूर होगी। डेरियल कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं फिटबिटन को सजा देता हूँ कि उसकी वजह से जितने भी घर टूटे हैं वो उसकी मरम्मत करेगा। बीफ्रेड डेरियल से कहते हैं कि अगर आप चाहे तो सेंट्रल गिल्ड में आ सकते हैं। यह सुनकर मारिका काफी टेंशन में आ जाती है कि डेरियल उससे दूर हो जाएगा। अब बीच में कुछ अनसेंसर्ड सीन्स आ जाते हैं जिन्हें हम नहीं बता सकते, लेकिन हम इनकी बातों को काफ़ी अच्छे से कवर करेंगे। मारिका डेरियल से हंसते हुए कहती है कि कल तुम सेंट्रल गिल्ड चले जाओगे, पर तुम चिंता मत करो, तुम चाहे कहीं पर भी रहो लेकिन मैं तुम्हें सपोर्ट करना कभी नहीं छोड़ूंगी। मारिका की बातों में काफ़ी दर्द था। डेरियल सोचता है कि मारिका भले ही ऊपर से ऐसे दिखा रही है कि वो खुश है, लेकिन वो अपनी मुस्कुराहट के पीछे हर बार अपने दर्द को छुपा लेती है। डेरियल मारिका से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं कहीं नहीं जाने वाला, मैं यहीं पर रहूंगा। मारिका कहती है कि आखिर ऐसा क्यों, सेंट्रल गिल्ड जाना तो हर एडवेंचरर का सपना है। डेरियल कहता है कि जब मेरे पास रहने के लिए घर और खाने के लिए कुछ नहीं था तो तुम लोगों ने ही मेरी मदद की और मेरे साथ काफी अच्छे से बर्ताव किया। वैसे इन बातों के अलावा भी मेरे पास एक खास वजह है और मारिका वो तुम हो। दूसरी तरफ हम बेजवाजा को देखते हैं जो अपने फादर ग्रैंडवाजा से मिलने के लिए आया था। वह देखते है कि उसके फादर एक बड़ा सा आग का गोला
क्रिएट कर रहे हैं। वह उनसे पूछते हैं कि आखिर आप ये क्या कर रहे हो। ग्रैंडफादर कहते हैं कि हीरो से लड़ने के बाद मुझे काफी चोटें आई थी, लेकिन अब वो धीरे धीरे करते हुए ठीक हो रही है। मैंने सोचा कि आज क्यों ना पूरी फैमिली साथ में मिलकर डिनर करे। अब ये डिनर कर ही रहे होते हैं तभी ग्रैंडफादर बेजवाजा से कहता है, मुझे पता है कि तुम डीमन आर्मी को काफी अच्छे से लीड कर रहे होगे क्योंकि तुम्हारे पास डेरियल जैसा सोल्जर है, और जब तक डेरियल तुम्हारे साथ है तब तक मुझे पूरा भरोसा है कि तुम चारों जनरल्स में से सबसे टॉप पर होगे। और एक बात मैं तुम्हें बता दूं कि डेरियल जैसे सोल्जर की आर्मी में होने की वजह से ही मैंने संन्यास लिया है। वैसे वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया, उसकी तबीयत तो ठीक है ना। यहाँ पर बेस झूठ बोलने लगता है कि हाँ वो तो महल में ही है, बस उसकी थोड़ी तबीयत खराब है इसलिए वो लेटा हुआ है। इधर ग्रैंडफादर को गुस्सा आ जाता है और वो पूरी टेबल को ही बेजवाजा के ऊपर गिरा देता है, और वह कहते हैं कि मुझे पता है कि तुमने डेरियल को काफी पहले ही निकाल दिया है, जिसकी वजह से पूरी डीमन आर्मी बिखर चुकी है। अगर तुम जल्द ही डेरियल को नहीं ढूंढ पाए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इधर डेरियल की वाहवाही सुनकर बेजवाजा को गुस्सा आ जाता है और वह कहते हैं कि मैं डेरियल को किसी भी हालत में नहीं ढूंढूंगा, इससे अच्छा तो मैं मरना पसंद करूंगा। और यह कहकर वह वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डेरियल की नींद ठीक से पूरी नहीं हुई थी, बेचारे ने रात भर काफी मेहनत की थी। इधर डेरियल काफी टेंशन में होता है क्योंकि मारिका के फादर उसे ऐसे ही घूर रहे थे। वह सोचते हैं कि कहीं मारिका ने उस हरकत के बारे में अपने पापा को तो नहीं बता दिया। तभी मारिका की मोम डेरियल को कपड़े सुखाने के लिए बोल देती है। डेरियल उनकी मदद कर रहा होता है। अचानक से मारिका की मोम डेरियल के कानों में कहती है कि मुझे पूरा यकीन है कि तुम मारिका का अच्छे से ख्याल रखोगी। इधर डेरियल सोचते है कि मारिका ने मेरी करतूत के बारे में अपने पेरेंट्स को बता दिया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अचानक से मारिका के फादर डेरियल को आवाज लगाते हैं और उनके हाथ में एक कुल्हाड़ी होती है, जिसे देखकर डेरियल की फट जाती है। मारिका के फादर डेरियल को अपने केबिन में बुलाते हैं। वहाँ पर काफी सन्नाटा होता है, इसलिए डेरियल सोचते है कि शायद मारिका के फादर को हमारी करतूतों के बारे में पता चल गया। एक काम करता हूँ, इनसे अभी मारिका का हाथ मांग लेता हूँ, सब कुछ सेटल हो जाएगा। डेरियल को लग रहा होता है कि मारिका की फादर भी यही बात करेंगे। दोनों एक साथ अपनी बात को रखते हैं। दोनों की बातें बिल्कुल अलग होती है। अब मेयर सबसे पहले कहते हैं, देखो डेरियल, मैं काफी बूढ़ा हो चुका हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मेरा ये मेयर का काम तुम संभालो। डेरियल उनकी बात मान लेता है, लेकिन वह अपने शर्त भी रखता है। मैं मेयर तो बन जाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। दरअसल मैं आपकी बेटी मारिका से प्यार करता हूँ और मैं उसके साथ शादी करके घर बसाना चाहता हूँ। इसके लिए आपकी परमिशन चाहिए। डेरियल मारिका से भी एक बार पूछ लेता है कि मुझसे शादी करोगी। अचानक से मारिका डेरियल के ऊपर कूद जाती है। हमें लगता है कि इस बार तो डेरियल स्वर्ग से उतार जाएगा, लेकिन डेरियल खुद को संभाल लेता है और ये लोग अपना घर बसा लेते हैं। अब हमें कुछ सालों बाद दिखाया जाता है जहाँ पर डेरियल उस टकले क्राफ्टमैन की कब्र पर एल्कोहल चढ़ा रहा होता है। अब वह सीधा घर आता है और हम उसके छोटे से बच्चे को देखते हैं। डेरियल ने इसका नाम अपने पालनहार पिता ग्रैंडफादर के नाम पर रखा है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर घासीता आता है जो डेरियल को बताता है कि थोड़ी देर में ही हमारे गाँव के अंदर हीरोज आने वाले हैं। हीरो का नाम सुनकर डेरियल थोड़ा टेंशन में आ जाता है क्योंकि जब वो डीमन आर्मी में था तो उसने हीरो के खिलाफ कई बार फाइट की थी, जिससे हीरो को डेरियल का चेहरा काफी अच्छे से याद है। लेकिन अब गांव का मेयर होने के नाते उसे हीरो को तो पिकअप करने जाना ही पड़ेगा, इसलिए डेरियल वहां पर अपने चेहरे को छुपा कर जाता है और अपने हथियार को भी तैयार रखता है। लेकिन उस बग्गी में से एक लड़की बाहर निकलती है जो हीरो की ही बेटी होती है। लड़की बताती है कि दरअसल मेरे फादर थोड़े बिजी है, इसलिए मैं उनकी जगह पर हीरो बनकर आई हूँ। उसे देखकर डेरियल चैन की सांस लेता है और अपना मार्क्स हटाता है, लेकिन लड़की कहती है कि तुम्हारी शक्ल देखने से अच्छा है कि तुम मार्क्स वापस लगा लो। हीरो गांव वालों के सामने काफी लंबी स्पीच देती है और पूरे गांव की काफी ज्यादा तारीफ भी करती है जो उसने अपने हाथों पर लिखा हुआ था। यह देखकर डेरियल कहता है कि लंबी लंबी तो मैं भी फेंकता हूँ, लेकिन उसे लिखता कभी नहीं हूँ। अब यह सभी डेरियल के घर आते हैं जहाँ पर हीरो को डेरियल के बच्चे को खिलाना था, लेकिन हीरो होने के नाते उससे बच्चे को सामने से मांगे तो मांगे कैसे, और बिना बोले भी डेरियल तो उसे देगा नहीं। इसलिए हीरो डेरियल के पास जाकर कहती है, अगर तुमसे ये बच्चा नहीं संभाला जा रहा तो मुझे दे दो, और वो बच्चे को खिलाने लगती है या फिर बच्चा उसके साथ खेलने लगता है। यह देखकर डेरियल कहता है कि ये तो कंफर्म हो गया कि ये मेरा ही बच्चा है।
अगले दिन सभी लोग मिस हीरो को जगाने के लिए उनके कमरे पर नॉक करते हैं। मिस हीरो अपने कमरे का दरवाजा खोलती है और वो बिल्कुल फटीचर हालत में थी, तो उनके असिस्टेंट उन्हें याद दिलाते हैं कि अब आप एक हीरो हैं। यह सुनकर वो जल्दी से दरवाजा बंद कर देती है और 1 सेकंड के अंदर अपना हुलिया चेंज कर कर बाहर आ जाती है। अब यह सभी लोग एक मीटिंग करते हैं जहाँ पर हीरो डेरियल से कहती है कि हमें तुमसे 2 चीजें चाहिए। पहला तो है मिथरल से बना हुआ हथियार। मैंने सुना है कि तुम लोगों ने मिथरल माइंस को अपने अंडर में ले लिया है, तो एक काम करो, मुझे मिथरल की वर्कशॉप पर लेकर चलो। डेरियल उन लोगों को वर्कशॉप पर लेकर जाता है जहाँ पर वह देखते हैं कि कारोबार तो एकदम जोरों शोरों से चल रहा है। डेरियल उनसे कहते हैं कि ये देखो, ये है एक असली मिथरल जो आपने अपने जिंदगी में तो कभी नहीं देखा होगा। वो उन्हें मिथरल से बना हुआ हथियार भी दिखाता है जिन्हें हीरो की असिस्टेंट इस्तेमाल करती है। इस्तेमाल करने में उसे काफी मजा आ रहा होता है। उसे देखकर हीरो का भी मन करता है कि मैं भी इसे एक बार हाथ में पकड़ूं। अब हीरो है तो आगे से तो मांगेगी नहीं, इसलिए वो डेरियल से कहती है कि मुझे भी मेरा हथियार ला कर दो। डेरियल एक नए बंदे को बुलाता है जिसका नाम सकाई होता है। वो उसे ऑर्डर देता है कि जल्दी से हीरो का ओरा चेक करके उसके लिए एक अच्छा सा हथियार बनाओ। अब ये जो जेवेंटस है ये टकले अंकल का चेला होता है और उन्होंने इसे अच्छे से सिखाया होता है कि ओरे को कैसे चेक किया जाता है। वह जल्दी से हीरो का हाथ पकड़ लेता है, लेकिन हीरो को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अचानक से तभी सैटर्न कहते हैं कि इनका ओरा स्लेश है, अब मैं एक कमाल का हथियार बना कर लाता हूँ। हीरो कहती है कि तुमने एक मांग तो पूरी कर दी, अब दूसरी मांग ये है कि हमें एक चौथा मेंबर भी चाहिए हमारी टीम के लिए। मारिका के फादर पूरे गांव में एक टूर्नामेंट का अनाउंसमेंट कर देते हैं जिसकी मदद से वो हीरोज की पार्टी के लिए एक चौथा मेंबर ढूंढेंगे। इधर पूरा गांव पार्टिसिपेट करता है, उन सभी को हीरोज को हराना है। इधर हीरोज लकड़ी बर्तन से ही अपना काम चलाते हैं। हीरोज को लगता है कि यहाँ के सारे गांव वाले एकदम फुद्दू है। सभी गांव वाले उनके ऊपर टूट पड़ते हैं, लेकिन हीरोज उनकी 12 बजा देते हैं। अचानक से उसके पीछे से एक उड़ता हुआ तीर आता है जो गाशिता ने चलाया था, लेकिन हीरोज उससे काफी आसानी से बच जाती है। गाशिता अपना स्पेशल अटैक करता है। इधर हीरो भी अपने ओरा को फ्लेक्स करती है और वो अपना स्पेशल अटैक करने वाली थी, तभी एक सेव आकर उसे लगता है और वो अपना स्पेशल अटैक रोक देती है। ये सेव डेरियल ने फेंका होता है। अब टूर्नामेंट खत्म हो जाता है। गाशिता भी उन्हें नहीं रोक पाता, इसलिए वो डेरियल के पास आकर कहता है, बड़े भैया हमें माफ कर दो, हमने आपके नाम पर कलंक लगा दिया। डेरियल कहता है कि आखिर तुम रो क्यों रहे हो, तुम तो हमारे गाँव के सबसे ताकतवर एडवेंचरर हो। तभी रेडी डेरियल से कहती है कि तुम्हारे गाँव वाले तो सारे फुद्दू है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम काफी ज्यादा ताकतवर हो, तो मैं चाहती हूँ कि हम दोनों एक ड्यूल बैटल करें। डेरियल कहता है कि अरे रेडी जी, कहाँ हम अब इस उम्र में आपसे लड़ने बैठेंगे। अचानक से रेडी डेरियल के ऊपर हमला कर देती है। डेरियल भी अपने डैगर की मदद से उसका सामना करने लगता है। अब अपना डेरियल हवा में होता है, तभी हीरो उसके ऊपर हमला कर देती है और वो लिटरली पूरे पहाड़ को कट कर देती है। वह डेरियल से कहती है कि तुम सच में काफी ज्यादा ताकतवर हो, और वो अपने स्पेशल अटैक करने लगती है जो उसने अपने फादर से सीखा था। डेरियल उस अटैक को पहचान लेता है क्योंकि उसने हीरो को ये अटैक करते हुए काफी बार देखा था। वो भी बिल्कुल वैसा ही हमला करता है और हीरो के वार को नाकाम कर देता है। और इसी के साथ रेडी जी डिसाइड कर लेती है कि चौथे मेंबर के रूप में मैं तो डेरियल को ही लेकर जाऊंगी, इसलिए उनकी पूरी टीम उससे रिक्वेस्ट करने लगती है कि वो हीरोज की पार्टी का चौथा मेंबर बन जाए, लेकिन वो पार्टी में ज्वाइन होने के लिए साफ मना कर देता है। लेकिन रेडी ने ठान लिया था कि लेकर तो मैं डेरियल को ही जाऊंगी, और वो रात को डेरियल के पास आती है और एक बार वो फिर से कहती है कि प्लीज हमारी टीम के चौथे मेंबर बन जाओ। लेकिन डेरियल उसे समझाता है, मैं अपने बेटे को मेरे सामने बड़ा होता देखना चाहता हूँ, इसके अलावा मेरे पास बहुत सारी वजह है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। लेकिन रेडी भी कह देती है कि जब तक तुम मानोगे नहीं तब तक हम यहाँ से नहीं जाने वाले। अब डेरियल उनके साथ इसलिए नहीं जाना चाहता क्योंकि जब वो डेमन आर्मी में डोराया के साथ डेट पर आया हुआ था तो डोराया ने उससे कहा था, हमारे डेमन राज्य के बच्चों की मुस्कान कभी छिननी नहीं चाहिए, बस मेरा यही मानना है। और हमारा डेरियल उसी की बातों पर अमल करता है। अब जब वो सुबह सुबह अपने काम पर निकलता है तब रेडी और उसके असिस्टेंट भी डेरियल का पीछा करती है कि आखिर ये पूरा दिन करता क्या है। डेरियल अपना रोज की तरह मस्त शैटन को टकले अंकल की कहानी सुनाता है। उसके बाद अपने मारिका के फादर के घर पर पोछा लगाता है, साथ ही में वो पूरे गाँव की मदद भी करता है और जानवरों का भी ख्याल रखता है। यह देखकर रेडी की असिस्टेंट कहती है कि ये कितना अच्छा बंदा है। काम खत्म होने के बाद डेरियल और मारिका अपने घर चले जाते हैं। रात को रेडी को उसके असिस्टेंट समझाती है कि डेरियल अपनी जिंदगी में काफी ज्यादा खुश है और उसका काम डेमन को हराने जितना ही इम्पोर्टेंट है।
थे, लेकिन यहाँ पर रेडी समझती ही नहीं। अब रात को रेडी डेरियल को जंगल में अपने पास बुलाती है और उससे पूछती है कि आखिर तुमने वो अटैक सीखा कैसे। डेरियल कहता है कि मैंने तो बस तुम्हारी कॉपी की थी, उसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। रेडी कहती है कि तुमने जो अटैक किया है वो असली हीरो के अलावा कोई भी अच्छे से नहीं जानता, बल्कि तुमने जो अटैक किया था वो हीरो से भी ज्यादा ताकतवर था। लेकिन डेरियल कहता है कि मुझे नहीं पता कि ये मुझसे कैसे हो गया। इस बात पर रेडी को गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहती है कि तुम इतने ज्यादा ताकतवर हो, तुम अपनी ताकत का इस्तेमाल डीमन किंग को मारने के लिए क्यों नहीं कर सकते। डेरियल कहते हैं कि अगर हमने डीमन किंग को मारने की कोशिश की तो डीमंस और इंसानों के बीच में जंग छिड़ जाएगी, जिसमें दोनों तरफ के मासूम परिवार वाले शिकार बनेंगे, और ये मैं नहीं जानता। रेडी उसकी बात समझ जाती है, लेकिन अब वो आई थी तो कुछ ना कुछ लेकर जाएगी। रेडी कहती है कि ठीक है, एक काम करो, तुम मेरे मास्टर बन जाओ और मुझे सिखाओ। डेरियल भी उसकी बात मान लेता है और वह सोचता है कि शायद इसके साथ टाइम बिताने की वजह से इसका डीमन से लड़ने का भूत उतर जाए। अब अगले दिन हम देखते हैं कि लिजार्ड डेरियल से मिलने के लिए आता है, लेकिन एक दिक्कत हो जाती है, वहाँ पर जेविंटस भी आ जाती है। अब जेविंटस कहती है कि यह तो वही बात हो गई, गांव में छोरा और शहर में ढिंडोरा। हम डेरियल की राह देखते देखते थक गए, लेकिन जिसको डेरियल को ढूंढने का काम दिया गया था वो तो यहाँ पर डेरियल के साथ चाय की चुस्कियां ले रहा है। अब लिजार्ड ने डेरियल के मिलने की बात डीमंस को नहीं बताई, इसलिए जेविंटस उसे सजा के तौर पर कुर्सी बनाकर उसके ऊपर बैठ जाती है। डेरियल कहते है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जेविंटस कहती है कि मैं तो इस गाँव में कुछ मित्रल्स ढूंढने के लिए आई थी, वैसे तुम इतने सालों बाद देखकर अच्छा लगा। यह बात मारिका सुन लेती है और वो अपने डीमन फॉर्म में आ जाती है। इधर जेविंटस मारिका को देखकर डर जाती है। अब मारिका जैसे ही जाती है तो जेविंटस अपने मेन पॉइंट पर आती है। वह डेरियल से कहती है कि मुझे पता चल चुका है कि वो तुम ही हो जिसने मित्रल माइंड से डीमंस को भगाया था, तो मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे पास जितने भी मित्रल्स हो चुपचाप मेरे हवाले कर दो। डेरियल कहता है कि नहीं दे रहा, जा उखाड़ना हो जो उखाड़ ले। अब जेविंटस डेरियल को धमकी देने लगती है, तभी वहाँ पर मारिका आ जाती है और मारिका को देखकर जेविंटस डर के मारे कांपने लगती है। अब ये लोग बात करने के लिए जंगल में आ जाते हैं। वहाँ पर वो डेरियल के ऊपर हमला करती है और कहती है कि चुपचाप सारे मित्रस मेरे हवाले कर दो, वरना अगला हमला मैं तुम्हारे ऊपर ही करूंगी। यह सुनकर डेरियल भी अपना हथियार निकाल लेता है। अब इन दोनों में फाइट होती है और डेरियल काफी आसानी से उससे जीत जाता है, लेकिन जेविंटस कहती है कि तुमने चीटिंग की है, मैं एक बार फिर से लड़ूंगी। और यही सिलसिला 1-2 घंटे तक चलता रहता है और डेरियल हर बार जेविंटस को धोबी पचाड़ खिला देता है। अब जेविंटस अपना स्पेशल अटैक करने लगती है, लेकिन डेरियल उसे अटैक करने से पहले ही रोक देता है। अब वो आसमान से नीचे गिरने लगती है। डेरियल उसे बचाने के लिए दौड़ता है और वो पकड़ लेता है, लेकिन उसके अलावा वो कुछ और ही पकड़ लेता है और वो होती है जेविंटस की पेंटिस। यह देखकर जेविंटस रोने लगती है और कहती है कि ये सारी चीजें मैं मारिका दीदी को बताऊंगी। अब मारिका का नाम सुनकर डेरियल कांपने लगता है और वो जेविंटस से कहता है कि क्या चाहिए तुम्हें, मित्रल से चाहिए ना, जितने चाहे ले लो। और वो उसे अपनी वर्कशॉप में लेकर जाता है। डेरियल सकाई से कहते हैं कि इन मैडम को जितना मित्रल चाहिए सारा दे दो। अब डेरियल को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि रेडी यहाँ पर आ रही है। अब डीमंस और हीरोज के बीच में 36 का आंकड़ा है, इसलिए डेरियल रेडी को रोकने के लिए जाता है ताकि वो जेविंटस से ना मिले। और वो रेडी से कहता है कि जल्दी से अपनी तलवार 1000 बार हिलाओ। अब हम शाम को देखते हैं जहाँ पर रेडी और जेविंटस साथ में बात ले रहे होते हैं। इन दोनों को एक दूसरे के बारे में पता चल जाता है। इधर डेरियल भी उन दोनों की बातें सुन रहा होता है ताकि उन दोनों के बीच में कोई पंगा ना हो। अब डेरियल को लगता है कि शायद इन दोनों के बीच में पंगा होने वाला है, इसलिए वो सीधा उनके बीच में घुस जाता है। लेकिन डेरियल के दोनों हाथ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, इसलिए जेविंटस और रेडी डेरियल को एक जोरदार चमाट लगाती है। डिनर के वक्त भी रेडी डेरियल को धमकी देती है कि अगर तुमने अगली बार उन चीजों को हाथ लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जेविंटस का भी कुछ ऐसा ही रिप्लाई होता है। अब रेडी डेरियल से कहती है कि बताओ तुम्हारा डीमन से क्या रिश्ता है। डेरियल बताता है कि भले ही वो एक इंसान है, लेकिन उसे पाला डीमंस ने है, इसलिए उसके कॉन्टेक्ट डीमन से भी हैं। पर पता नहीं इन दोनों को अचानक से क्या हो जाता है और ये दौड़ते हुए वर्कशॉप में चले जाते हैं। अगली सुबह डेरियल वहाँ पर जाता है और वह देखता है कि जेविंटस और रेडी ने अपने अपने लिए पूरी रात सकाई से हथियार बनवाए हुए होते हैं और सकाई की हालत खराब कर दी जाती है। लेकिन इन्हें क्या, ये तो बस अपनी फाइट पर फोकस करते हैं। हम देखते हैं कि इन दोनों में
काफी अच्छी फाइट होती है। इन दोनों का लेवल भी लगभग बराबर ही है। इधर रेडी अपने हथियार का इस्तेमाल करती है जबकि जेवेंट मैजिक और हथियार दोनों का इस्तेमाल करती है। जेवेंटस और रेडी अपने अपने स्पेशल मूव का इस्तेमाल करते हैं और वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका भी होता है। अचानक से डीरेल के बेटे ग्रैंड की नजर कुछ बड़ी चीजों पर जाती है और वो सीधा उनकी तरफ उछल पड़ता है, लेकिन ऊपर से एक पहाड़ उसके ऊपर गिरने लगता है। डेरियल उसे बचाने के लिए कूदता है और डेरियल को बचाने के लिए रेडी आती है और रेडी को बचाने के लिए जेवेंटस बीच में आती है और फाइनली जेवेंटस सभी को बचा लेती है और इसी के साथ इन दोनों की लड़ाई खत्म हो जाती है और इन दोनों में काफी अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। उन्हें देखकर डेरियल सोचते हैं कि काश ऐसे ही इंसान और डिमंस के बीच में दोस्ती होती रहे और लड़ाई कभी भी ना हो। अगले दिन हम देखते हैं कि डेरियल के घर पर कोई आया हुआ होता है। ये रेडी के फादर अरांशिल होते हैं जो असली हीरो होते हैं। उन्हें देखकर डेरियल की फट जाती है और वो डरने लगता है कि अगर इनको पता चल गया कि जेवेंटस एक डेमन है तो ये उसकी चीथड़े फाड़ देंगे। डेरियल जेवेंटस को अच्छे से समझा देता है कि अगर हीरो को तुम्हारी असलियत का पता चला तो वो तुम्हें जिंदा गाड़ देंगे। तभी कुछ गाँव के बच्चे हीरो से मिलने के लिए आते हैं और हीरो भी उनके साथ काफी खुश होता है। धीरे धीरे करते हुए पूरा गांव भी हीरो से मिलने के लिए आ जाता है। अब डेरियल हीरो को खाना वाना खिलाता है और हीरो से कहता है कि आखिर यहाँ पर आप क्या कर रहे हो। हीरो कहता है कि मैं अपनी बेटी रेडी को ढूंढते हुए यहाँ पर आ गया। मैंने उसे प्रैक्टिस करने के लिए कहा था लेकिन मुझे पता चला कि वो तो यहाँ पर आकर छुट्टियां बना रही है, तो मैं उसे वापस ले जाने के लिए आया हूँ। और वैसे भी मेरे बाद तो उसे ही हीरो बनना है, तो मैं उसे पर्सनल ट्रेनिंग देना चाहता हूँ। और अचानक से हीरो का टोन चेंज हो जाता है और वह कहता है कि तुम मुझे ये बात बताओ, इधर डीटेल की फटी हुई थी, आखिर ये छछूंदर खिड़की के बाहर क्यों चल रहा है। अब हम देखते हैं कि हीरो अपनी बेटी रेडी के साथ एक प्रैक्टिस मैच करता है। रेडी उनके ऊपर काफी हमले करती है लेकिन हीरो को कुछ फर्क नहीं पड़ता और साथ में वो तो गांव वालों को ऑटोग्राफ भी दे रहा था। और वही होना था जो हुआ। हीरो रेडी की तलवार पकड़कर उसे जमीन के ऊपर धर देता है। रेडी बेचारी काफी आसानी से हार गई थी लेकिन फिर भी हीरो उससे कहता है तुम पहले से काफी ज्यादा इम्प्रूव कर चुकी हो, आखिर तुमने ये किया कैसे। रेडी कहती है कि ये मेरे नए मास्टर डेरियल का कमाल है। यह सुनकर हीरो कहते हैं कि इसका मतलब डेरियल तुमसे कई ज्यादा ताकतवर है। इधर हीरो सीधा डेरियल को फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। अब ये दोनों आमने सामने होते हैं लेकिन हीरो का ऑरा इतना भयानक होता है जिसे देखकर डेरियल की फट जाती है और वो कहता है कि इतनी जल्दी क्या है, पहले हम थोड़ा नाश्ता पानी कर लेते हैं उसके बाद फाइट करेंगे। अब ये लोग मस्त खाना वाना खा रहे होते हैं और इन्हें दूर से जेवेंटस देख रही होती है। उसे लग रहा था कि हीरो तो बेवकूफ है और वो वहाँ से जाने लगती है। अचानक से एक कपड़ा हवा में उड़ने लगता है। उसे पकड़ने के लिए जेवेंटस अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है जिसे हीरो भांप लेता है। उसे पता चल जाता है कि जरूर हमारे आसपास कोई डीमन है और वो अपनी रोड को जेवेंटस की तरफ फेंकता है। वो रोड सीधा जेवेंटस के कपड़े पर लगती है और अचानक से वहाँ पर हीरो आ जाता है। वह कहता है कि अब तुम यहाँ पर आ ही चुकी हो तो तुम्हारा खेल खत्म ही कर देता हूँ। लेकिन डेरियल बीच में आकर जेवेंटस को बचा लेता है। हीरो कहता है कि तुम मेरे बीच में मत आओ, लेकिन डेरियल कहता है कि मैं तुम्हें इसे नुकसान पहुंचाने नहीं दे सकता, समझा करो। लेकिन हीरो तो भाई हीरो है, वो उछलकर जेवेंटस के ऊपर हमला करता है। डेरियल अपनी तलवार से उसके ऊपर हमला करता है लेकिन हीरो उसे बड़ी आसानी से रोक देता है। डेरियल अपने चाबुक से जेवेंटस को पकड़ लेता है और वहाँ से निकलने लगता है। हीरो उसे जाने से रोकता है। डेरियल जमीन को उखाड़ कर उसे अपने शील्ड बना लेता है लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। अब हीरो अपने स्पेशल अटैक का इस्तेमाल करता है और एक बड़े से ड्रैगन को बुलाता है। इधर डेरियल भी अपना स्पेशल अटैक करता है लेकिन हीरो के सामने कोई बोल सकता है क्या। वही बात हो गई, हीरो डेरियल को बचा लेता है। अब वो उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है। रेडी हीरो को रोकती है लेकिन इधर हीरो की आंखें देखकर रेडी की भी फट जाती है। हीरो देखता है कि डेरियल की हालत काफी खराब हो चुकी है। वो उससे कहता है कि आखिर तुम इसे क्यों बचाना चाहते हो। डेरियल पहले बहाना बनाता है लेकिन इसका हीरो के सामने कोई फायदा नहीं होता और आखिरकार वो बता देता है कि मैं भले ही एक इंसान हूँ लेकिन पाला मुझे डीमंस ने है। अब हम ग्रैंड वाजा को देखते हैं जो डीमन किंग के सामने होता है। डीमन किंग असलियत में एक बड़ा सा ड्रैगन होता है, ये उसका असली रूप है। डीमन किंग कहते हैं कि ये मेरा असली रूप है, पहले वाला तो बस एक मिरर था। अब ग्रैंड वाजा डीमन किंग से कहता है कि जो भी बेस ने किया है मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ, आप चाहे तो उसे निकाल सकते हैं, मैं उसकी जगह लेने के लिए वापस से तैयार हूँ। डीमन किंग कहता है कि आखिर तुम अपने ही बेटे के खिलाफ ये सब क्यों कर रहे हो, आखिर इसके पीछे क्या वजह है, क्या वो डेरियल है क्योंकि बेस ने डेरियल को निकाल दिया, जो भी हो मुझे सच सच बता दो। अब ग्रैंड वाजा डीमन किंग को सब कुछ सच सच बता देते हैं।
दरअसल 33 साल पहले जो लड़ाई हुई थी उसमें वाटर किंग मारे गए थे, लेकिन मरने से पहले उन्होंने मुझे एक हथियार के बारे में बताया था। मैंने उनकी बात मान ली, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वो हथियार और कोई नहीं बल्कि एक बच्चा है और मैंने उसका नाम डेरियल रखा। डीमन किंग ग्रैंडवाज़र से कहता है कि तुम बिल्कुल गलत हो, डेरियल के पास वो चारों ओराज है, इसलिए वाटर किंग ने तुम्हें उसके बारे में बताया था। अब मैं तुम्हें कहता हूँ कि वो साउथ की तरफ रहता है। अब साउथ में जाकर डेरियल को वापस लेकर आओ, तुम्हें चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े। इधर डेरियल भी हीरो को यही बताता है। वह कहता है मैं पहले वाटर किंग के पास था और वाटर किंग ने मरने से पहले मुझे ग्रैंडवाज़ा को दे दिया और तब से उन्होंने मेरी परवरिश की है। इधर हीरो भी याद करता है कि वाटर किंग को तो उसी ने मारा था, क्योंकि वाटर किंग ने उसकी बीवी और पूरे परिवार को खत्म कर दिया, लेकिन उसे अपने बच्चे की लाश कभी नहीं मिली। और वो डेरियल से उसकी एज पूछता है। डेरियल बताता है कि ज्यादा नहीं, बस 33 ही है। हीरो डेरियल को गले लगा लेता है और उससे कहता है कि तुम मेरे बच्चे हो। इधर डेरियल को कुछ समझ नहीं आता। हीरो उसे समझाता है कि वाटर किंग ने मेरी पूरी फैमिली को खत्म कर दिया था, लेकिन मेरे बच्चे की लाश कभी मुझे मिली ही नहीं। अब मुझे पता चल चुका है कि वो बच्चा तुम ही हो और तुम्हारे पास जो चारों ओराज है वो शायद मेरी वजह से ही आए हैं। अचानक से आर्सिल को पहाड़ी की तरफ कुछ महसूस होता है और वो पहाड़ी के ऊपर हमला कर देते हैं। वहाँ पर ग्रैंडवाज़ा होते हैं जो शील्ड बनाकर उनके हमले को रोक देते हैं। अब वो उड़कर चुपचाप नीचे आते हैं और डेरियल से कहते हैं कि इतने दिनों बाद देखकर अच्छा लगा मेरे बच्चे। यह दोनों एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार होते हैं। तभी डेरियल बीच में आ जाता है और कहता है ग्रैंडवाज़ा ने मुझे पाला है तो मैं तो उन्हें अपना असली फादर बनूंगा। पीछे से ग्रैंडवाज़ा कहते हैं कि डेरियल बचपन में मैजिक यूज नहीं कर पाता था और मुझे काफी बुरा लगता था, लेकिन मैंने फिर भी उसे कभी नहीं बताया कि वो एक इंसान है, क्योंकि मैं उसे खोना नहीं चाहता था। यह सुनकर डेरियल काफी खुश होता है और ग्रैंडवाज़ा को गले लगा लेता है। इधर अरांसिल को ग्रैंडवाज़ा के ऊपर काफी गुस्सा आता है। वह उससे कहता है तुमने डेरियल और मेरे बीच के जो सुनहरे पल थे वो तुमने मुझसे छीन लिए, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ग्रैंडवाज़ा भी हाथ तो लगा के दिखा। अब इन दोनों में फाइट फिर से शुरू होने ही वाली थी। तभी मारिका इन दोनों के ऊपर पानी छिड़क देती है और कहती है कि होगे तुम डीमन वीमन या हीरो अपने घर के, आप दोनों लड़ाई करना बंद करो, सबसे पहले अपने पोते को संभालो। इधर ये दोनों सोचते हैं कि क्या बोली। डेरियल को एक मौका मिल जाता है और वो ग्रैंडवाज़ा से कहता है कि एक काम कीजिए, आप मेरे लिए जिंदा रहिए, और अरांसिल से कहता है कि आप अपने पोते को हीरो बनाइए, और इसी के साथ सिचुएशन सुलझ जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बेस ने एक शानदार पार्टी रखी होती है, क्योंकि वो फोर्थ जनरल्स में से सबसे ताकतवर बन चुका है। लेकिन वह जैसे ही पार्टी में जाता है तो वह देखता है कि पूरा हॉल खाली है और वह मैनेजर से पूछता है कि आखिर क्या शहर में लॉकडाउन लगा दिया है क्या, सारे लोग कहाँ पर गए। मैनेजर कहता है कि सारे लोग आपसे नाराज है, इसलिए यहाँ पर कोई भी नहीं आया, और साथ ही में आपके फादर ग्रैंडवाज़ा ने डेमन किंग के पास जाकर आपकी शिकायत की, कहा कि मेरा बेटा बेस एकदम निकम्मा और बेकार है, उसे बस एक काम दिया गया था मित्रल्स को लाने का, वो भी उसने सही नहीं किया, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप बेस को जनरल पद से हटा दो। डेरियल कहता है कि लेकिन मैंने इंसानों को हराने के लिए उन्हें बहुत सारे प्लान्स भी बताए थे। मैनेजर कहता है कि अब आप उन्हीं प्लान्स को लेकर अपने घर चले जाइए, लेकिन बेस वहीं पर बैठ जाता है। कोई आए या ना आए मुझे फर्क नहीं पड़ता, और वो बावर्ची को कहता है कि जल्दी से मेरे लिए एक वाइन लेकर आओ, लेकिन बावर्ची कहता है कि वाइन तो लेकर आ जाऊंगा, लेकिन उसका बिल भरेगा कौन, आपको जनरल पद से हटा दिया गया है तो अब आप एक आम इंसान है, और एकलौता डेरियल ही आपके बिल्स भरा करता था और वो यहाँ पर नहीं है। इधर डेरियल का नाम सुनकर बेस का दिमाग खराब हो जाता है और पूरे होटल को ही जला देता है, और कहता है कि जब तक डेरियल जिंदा है तब तक मुझे वो प्रायोरिटी कभी नहीं मिल सकती जो मुझे मिलनी चाहिए, इसलिए डेरियल को मरना होगा। इधर इन लोगों की मस्त पार्टी वार्टी चल रही होती है, पर मारिका की फादर थोड़ी टाइट होती है इन दोनों की वजह से। थोड़ी देर बाद अरांसिल ग्रैंडवाज़ा को थैंक यू कहता है, क्योंकि उन्होंने डेरियल की इतनी अच्छे से परवरिश की। वह कहते हैं कि आजकल इंसानों में रहकर बच्चों को इंसान नहीं बनाया जा सकता, जबकि आपने डीमंस में रहकर मेरे बच्चे को इंसान बनाया है, आप सच में काफी महान है। और इसी के साथ इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। डेरियल सोचता है कि फाइन गॉड। अब ये लोग सुबह सुबह नाश्ता कर रहे होते हैं, तभी रेडी अरांसिल से कहती है कि चलो प्रैक्टिस करते हैं।
यह सुनते ही डेरियल कहता है कि तुमने अभी तक डीमन किंग को हराने को सपना नहीं छोड़ा। रांचल कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, हमें ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए डीमन किंग को मारना ही पड़ेगा। डेरियल कहता है कि आखिर आपके हिसाब से डीमन किंग कैसा बंदा है। रांचल कहता है कि मेरे हिसाब से डीमन किंग बहुत ज्यादा ताकतवर बंदा है, वो इमोर्टल है। तभी ग्रैंडवाज़ा कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि डीमन किंग इमोर्टल है या फिर कुछ और, मुझे बस इतना पता है कि पूरी हिस्ट्री में केवल एक ही डीमन लॉर्ड था और एक ही डीमन लॉर्ड है। अचानक से फिटबिटन दौड़ता हुआ डेरियल के पास आता है। वो उससे कहता है कि माइंस के ऊपर अचानक किसी ने हमला कर दिया है। यह सुनते ही डेरियल और बाकी सब उड़ते हुए माइंड के पास पहुंच जाते हैं। वह देखते हैं कि माइंड के ऊपर एक बड़ा सा ड्रैगन हमला कर रहा है। डेरियल कहता है कि माइंड के अंदर तो बोने होंगे, मुझे उन्हें बचाना पड़ेगा, और वो जल्दी से उन्हें बचाने के लिए निकल जाता है। डेरियल के साथ साथ अरांशिल भी उसके साथ चलता है। दूसरी तरफ सभी लोग उस ड्रैगन को रोकने के लिए एक एक करके उस ड्रैगन के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन उस ड्रैगन को उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो उल्टा ही उनके ऊपर फायर अटैक कर देता है, जिसे रोकने के लिए ये लड़की बीच में आ जाती है, लेकिन उस आग की वजह से उसके सारे कपड़े फट जाते हैं। तभी ग्रैंडवाज़ा उस ड्रैगन की सारी फायर को अपने अंदर सोख लेते हैं। दूसरी तरफ ये लोग वर्कर्स के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन वो काफी बुरी तरीके से फंसे हुए थे, जिन्हें निकालना आसान नहीं था। इधर ड्रैगन भी इनके पास पहुंच चुका था, इसलिए ये लोग डिसाइड करते हैं कि पहले इस ड्रैगन का गेम बजाएंगे, और ये दोनों एक साथ स्काईरेन अटैक का इस्तेमाल करते हैं और उस ड्रैगन को धराशायी कर देते हैं। अब वो ड्रैगन डर कर वहाँ से चला जाता है। इधर ये सभी लोग वर्कर्स को बचा लेते हैं। ग्रैंडवाज़ा जल्दी से अपने घर पर आ जाते हैं। वहाँ पर वो बेस को देखते हैं, जिसकी एक आँख चमक रही होती है। वो उससे पूछते हैं कि वो जो ड्रैगन था वो तुम ही थे ना बेस? लेकिन बेस कुछ जवाब ही नहीं देता। ग्रैंडवाज़ा कहते हैं कि तुम बिना पूछे उस सीक्रेट रूम के अंदर गए और उसमें से एक मैजिक को इस्तेमाल किया। जेवेंटस कहती है कि आखिर ये सीक्रेट रूम क्या है। बेस बताता है कि सीक्रेट रूम डीमन किंग के कासल में मौजूद एक खुफिया कमरा है, जिसके अंदर बहुत सारे खतरनाक मैजिक है, जिन्हें सील किया गया है। ये काफी खतरनाक मैजिक होते हैं और इस्तेमाल करने वालों के ऊपर भी असर डालते हैं। ग्रैंडवाज़ा कहते हैं कि तुमने उस सेलेमेंडर नाम के मैजिक का इस्तेमाल किया, तुम्हें पता है ना कि वो कितना खतरनाक है। तुम एक नंबर के बेवकूफ हो, काश तुम भी अपने भाई डेरियल की तरह समझदार होते। इधर डेरियल का नाम सुनकर बेस की फिर से सटक जाती है। वह कहता है कि अब तो डेरियल नहीं बचेगा, और उसके साथ साथ अब तो मैं उसके पूरे गांव को खत्म कर दूंगा, और उसे खत्म करने के लिए वो निकल जाता है। इधर डेरियल वर्कर्स को बचा रहा होता है और अचानक से वहां पर भूकंप आने लगता है। केव के अंदर एक बड़ा सा मॉन्स्टर बाहर निकलता है, जिसे देखकर डेरियल जल्दी से वहां से भागने लगता है, लेकिन वह कहता है कि चिंता मत करो, मैं कोई डीमन बीमन नहीं हूँ, मैं एक भगवान हूँ। गॉड सुनकर डेरियल रुक जाता है। वह डेरियल को बताता है कि वह सेलेमेंडर काफी ज्यादा गुस्से में है और वो सब कुछ तबाह कर देगा, जल्दी से अपना हथियार मुझे दो। डेरियल उसे अपना हथियार देता है और वो गॉड उसके हथियार में सारे रिस्ट्रिक्शन को हटा देता है और उसमें गॉड ऑफ अर्थ की पावर डाल देता है। तभी ग्रैंडवाज़ा का डेरियल को कॉल आता है। वो उसे बताते हैं कि दरअसल वो ड्रैगन और कोई नहीं बल्कि बेस था, और वो सीधा तुम्हारे गांव पर हमला करने के लिए आ रहा है। डेरियल जल्दी से मेयर से कहते हैं कि बेस यहाँ पर आ रहा है तो जल्दी से पूरा गांव खाली करवा दो। इधर मारिका डेरियल को अपनी मैरिज रिंग पहनाती है और कहती है कि जिंदा वापस आना। बेस वहाँ पर आते ही एक बड़ा सा आग का गोला क्रिएट करने लगता है। डेरियल उससे बात करने की कोशिश करता है और उसे समझाता है कि हम दोनों भाई होकर एक दूसरे से क्यों लड़ रहे हैं, लेकिन बेस तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं होता। डेरियल भी लाइक कि अब इसे चाबुक पड़ेगा तभी ये समझेगा। अब वो सेलेमेंडर की टांग को पकड़ लेता है और सेलेमेंडर को बेस से दूर कर लेता है। अब इन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। तभी बीच में डेरियल सोचता है कि भाई तो मेरा ही है, तो क्यों ना एक बार फिर से समझा लिया जाए। बेस कहता है कि अब इन चीजों का कोई मतलब नहीं, मैं तुम्हें इस तरीके से मिटाऊंगा कि पूरे इतिहास में भी तुम्हारा नामो निशान नहीं मिलेगा। और वो अपनी एक आंख को फ्लेक्स करते हुए लगातार डेरियल के ऊपर हमला करने लगता है। वह काफी ब्रूटल तरीके से डेरियल के ऊपर हमला करता है और डेरियल के ऊपर आग बरसाता है, लेकिन डेरियल बिल्कुल भी उसके ऊपर पलटवार नहीं करता। लेकिन डेरियल भी लाइक कि मैं मारूंगा मर जाएगा, फिर जन्म लेने से डर जाएगा। मजाक से हटके अब बेस डेरियल को पहाड़ों के अंदर पटक देता है। डेरियल बेस से कहता है कि वाह मेरे छोटे भाई, तुम तो पहले से काफी ज्यादा ताकतवर हो गए हो। मैं तो हमेशा से ही चाहता था कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनो, और मैं जानता था कि तुम इस काबिल
काबिल भी हो। लेकिन बेस कुछ नहीं सोचता और वो डेरियल के ऊपर हमला कर देता है। इधर डेरियल भी अपने स्काईरेन अटैक करता है और एक हमले से बेस दूर गिर जाता है। अब बेस को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी ट्रू फॉर्म दिखाने लगता है। बेस कहता है कि तुम्हें मेरी पूरी ताकत देखनी ही है तो मैं तुम्हें सच में दिखाता हूँ। सभी बच्चे लोग मिलकर इस ड्रैगन को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चों से कुछ नहीं होता, इसलिए ये दोनों बड़े सामने आते हैं। अरांशिल और ग्रैंडवाजा दोनों ही अपने स्पेशल अटैक उस ड्रैगन के ऊपर करते हैं और वो ड्रैगन भी वहीं पर थोड़ी देर के लिए स्ट्रक हो जाता है। दूसरी तरफ बेस लगातार डेरियल के ऊपर हमला करता है और अब वो अपने हाथों से मैजिक की मदद से एक बड़ा सा आग का गोला क्रिएट करता है। इधर डेरियल सोचता है कि अब तो मुझे गॉड की दी हुई पावर इस्तेमाल करनी ही पड़ेगी और डेरियल सीधा बेस के ऊपर जोरदार हमला करता है, जिससे डेरियल काफी थक जाता है। पर बेस को इधर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, उल्टा वो अपने ट्रू फॉर्म में पूरी तरीके से इवॉल्व हो चुका था और वो सीधा उड़ता हुआ डेरियल की गर्दन पकड़ लेता है और उसे जमीन पर दे मारता है। अब बेस के अंदर की नफरत का ऑरा इतना ज्यादा होता है कि डेरियल भी उसे देख पा रहा था और वह देखता है कि बेस डेरियल के आने से पहले हीरो था, पर डेरियल के आने के बाद वह जीरो हो गया। बेस ने अपने फादर की वाहवाही पाने के लिए काफी मेहनत की, पढ़ाई में, लिखाई में, फाइटिंग में, सब में फर्स्ट आता था, लेकिन इसके बावजूद डेरियल को बेस से ज्यादा अहमियत दी जाती थी। यही बात बेस को पसंद नहीं आई। इधर डेरियल भी अपनी फीलिंग्स बताता है और कहता है कि तुम्हारी तो बस इतनी सी बात थी, तो मुझे देखो, मुझे तो कभी अपने असली फादर का प्यार मिला ही नहीं। इधर बेस भी डेरियल की यादों में चला जाता है और वह देखता है कि असलियत में तो डेरियल कभी उनके परिवार का हिस्सा था ही नहीं। और डेरियल बताता है कि मैं कभी मैजिक को इस्तेमाल कर ही नहीं पाया, इसलिए मुझे कभी इतनी प्रायोरिटी मिली ही नहीं। मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं था कि जिससे लोग मेरी वैल्यू करें, इसलिए मैं बस अच्छा बनने का नाटक करता था। वास्तव में दोनों ही अपनी अपनी जिंदगी से नाखुश थे। इधर यह सब सुनने और देखने के बाद बेस फाइनली डेरियल की बात समझ जाता है और वह कहता है कि बड़े भैया। इधर डेरियल कहता है कि मेरे छोटे भाई। अब दोनों का मिलन होने ही वाला था, तभी बेस की आंखों में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। वो सब उस सैलेमेंडर की वजह से हो रहा था, जो वापस से जिंदा हो जाता है और वो सीधा डेरियल को अपने पास बुला लेता है और अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और बेस को लेकर पता नहीं कहीं पर जाने लगता है। बेस अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश ही नहीं करता, क्योंकि उसे जिंदगी में जो आखिरी पल चाहिए था वो उसे मिल चुका है। अब उसे किसी चीज की इच्छा नहीं। लेकिन इधर ग्रैंडवाजा को यह मंजूर नहीं था और वो बेस को बचाने के लिए उसके ऊपर हुआ मैजिक अपने ऊपर ले रहे थे। लेकिन इधर डेरियल भी लाइक अभी अपन जिंदा है भाई लोग। डेरियल उसके ऊपर एक जोरदार हमला करता है और इसी के साथ सैलेमेंडर पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। इधर ग्रैंडवाजा भी बेस को गले लगाकर कहते हैं कि शुक्र है मेरे बच्चे तुम जिंदा हो। अब क्या हुआ, अब पूरा परिवार मिल चुका है तो घर में मस्त पार्टी वार्टी चलती है। और पार्टी खत्म होने के बाद बेस डीमन किंग के पास जाता है और उनसे कहता है मुझसे गलती हो गई है, आप मुझे जो सजा देना चाहे मुझे दे सकते हैं। इधर डीमन किंग बेस के आसपास नर्क का दरवाजा खोल देते हैं और वह बेस से कहते हैं कि ये वही दरवाजा है जिसके अंदर हमारे पुराने जनरल्स जो इसके अंदर गिरकर मर गए। बेस कहता है कि तो ठीक है, मैं भी इसके अंदर कूदकर अपनी जान दे देता हूँ। डीमन किंग कहते हैं कि क्या सच में? अगर तुम्हें अपनी गलती का पछतावा है तो मैं तुम्हें एक मौका दे सकती हूँ। लेकिन बेस कहता है कि नहीं नहीं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं तो इसके अंदर कूदकर अपनी जान दे दूंगा। इधर डेमन किंग उससे कहते हैं कि तो चलो ठीक है, जल्दी से इस नरक के गेट में कूद जाओ। बेस उसके अंदर कूदने ही वाला था, तभी डेमन किंग खुद से दरवाजे को बंद कर देते हैं और कहते हैं तुम्हारी इच्छा नहीं है लेकिन मेरी इच्छा है। मैं चाहती हूँ कि तुम्हें एक मौका मिले और तुम अपनी गलती को सुधारो, यही तुम्हारी सजा होगी। इधर सब कुछ सेटल हो जाता है। अब बेस पहली बार डेरियल के घर आता है, वहाँ पर वो सभी लोगों से माफी मांगता है। उसके सपोर्ट में ग्रैंडवाजा भी कहते हैं कि इसमें मेरी भी थोड़ी गलती है तो मुझे भी माफ कर दो। यहाँ पर बेस पहली बार ग्रैन से मिलता है और ग्रैन भी बेस से मिलकर काफी खुश होता है और ग्रैन जो पहला वर्ड बोलता है वो होता है बेस। तो इसी के साथ इस एनीमे का एंड हो जाता है और मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और थोड़ा हाइप वाइप भी कर ही देना, क्योंकि मैंने पिछले महीने में एक भी लॉन्ग वीडियो अपलोड नहीं की, जिसकी वजह से मेरे चैनल की रीच बहुत ज्यादा डाउन हो गई है। तो सपोर्ट तो बनता है ना। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।